सर, आम आदमी को कैसे पता चले कि स्ट्रोक आ रहा है या उसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं? अगर जैसे मैंने अपने बात की थी कि अगर किसी को कुछ भी अचानक से आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी हो रहा है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब नींद अच्छी नींद अगर आपको आ रही है तो आप शायद लाइफ में सेटल नहीं हो पाएंगे। और सर, ये एपिलेप्सी क्या परमानेंट होती है? एक बार में एक बात करूँ, ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से भी इम्पैक्ट आता है लोगों को इसमें? जैसे मैंने कहा एल्कोहल कंजम्पशन तो प्रूवन है कि आपको माइग्रेन बढ़ा देगा और सभी तरह के हेडेक को बढ़ाने की कैपेसिटी होती है। और हेडेक होता है क्लस्टर हेडेक, ओके। वेरी सीवियर हेडेक। जैसे आपने कहा कि एक साइड में तो हम हमारी भाषा में बोलते हैं हेमिकेनिल, इसलिए हिंदी भाषा में इसको अर्धशीशी भी कहा जाता है। और ये 100% श्योर नहीं है कि आपको आधे सिर का ही हो। एंड सर, इसीलिए शायद बोलते हैं कि स्ट्रोक को ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है। सर, ये जो फिट्स किसी को भी रोड पे आ जाते हैं और कहीं पे भी एकदम से आने लग जाते हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? बिकॉज अब कोई भी इंसान जा रहा है, अकेला है, उसको फिट्स आ गए, नॉर्मल आसपास लोग देख के डर जाते हैं कि इसको फिट्स कैसे आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीजर अगर हो रहे हैं तो उसमें बहुत डरने की बात नहीं है। सो अब जैसे आपने बताया, ब्रेन में छोटे छोटे स्लॉट्स आ जाते हैं, आ जाते हैं। सो ये क्या सिर्फ सर्जरी से रिमूव होता है, मेडिसिन के थ्रू भी रिजॉल्व किया जा सकता है? सर्जिकली सिर्फ वही हम इंटरवीन करते हैं जिससे हमको लगता है कि सर्जरी विल बी हेल्प। सर, जैसे कोई भी एक लेडी है जिसको फिट्स आते हैं, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, सो क्या वो नॉर्मल लड़की की तरह प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है? और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सट्रीम पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट अंकित सबरवाल। आज का ये पॉडकास्ट जो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट आपके दिमाग के बहुत करीब रहने वाला है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम क्लियर आउट नहीं कर पाते, जैसे कि हेडेक, माइग्रेन, मिर्गी का नाम सुना होगा, एपिलेप्सी, एंड देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स जिस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं एक स्पेशलिस्ट जो कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इनका 15 साल का एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है। एंड बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इनके लिए कंसर्न रहते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। इनका बहुत नाम है इस फील्ड में। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर प्रतीक शर्मा सर की। ही इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट, एक्सपीरियंस इन 17 ईयर्स। सो आइए बात करते हैं। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार, थैंक यू। सर, आपका स्वागत है इस एक्सट्रीम पॉडकास्ट में। शायद ये आपका दूसरा पॉडकास्ट रहेगा। हाँ, ये दूसरा है, शायद सक्सेशन में हो गया है। ओके। पर काफ़ी दिन से अपना था कि एक बार ये सब प्लान करें। राइट राइट। थैंक यू कि हम इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस न्यूरोलॉजिकल इलनेस के बारे में लोग जानते नहीं। क्यों जानते इसलिए नहीं, क्योंकि वो बात ही नहीं होती। एग्जैक्टली। तो इसलिए इस पर बात करेंगे तो इसमें से काफ़ी चीज़ें हटेंगी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो हटेंगे। शायद लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बेटर ट्रीटमेंट होगा और बेटर आउटकम होगा सबका। वेरी गुड सर, वेरी गुड। एंड आई बिलीव लोगों को शायद इन चीज़ों के बारे में क्लियर आउट ही नहीं है कि हम जैसे हेडेक की बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उनके लिए एक नॉर्मल हेडेक है। सो मैं इसी से स्टार्ट करना चाहूँगा कि हेडेक और एक माइग्रेन में क्या डिफरेंस है सर? तो हेडेक एक सरदर्द हर व्यक्ति को होता है, पर माइग्रेन का सरदर्द कम से कम 4 घंटे से 72 घंटे तक चलता है। आधे सर या पूरे सर का होगा। उल्टियाँ, नौशिया या वॉमिटिंग होगी। लाइट सोर्स से परेशानी होगी, यानी फोटोफोबिया, फोनोफोबिया होगा। और उसमें कोई और बेटर कारण ना हो। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द माइग्रेन। तो आपको सरदर्द हो रहा है जो 4 घंटे नहीं चल रहा है, डिसेबलिंग नहीं है, रेस्ट्रिक्टिंग नहीं है आपकी एक्टिविटी को, तो शायद माइग्रेन ना हो। क्योंकि उसमें अलग भी बहुत सारे सरदर्द हैं जो माइग्रेन को क्वालिफाई नहीं करते, पर वो सरदर्द होते हैं। और Okay. वो भी परेशानीदायक होते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हमको ये श्योर करना है कि पहले हमको जो हेडेक्स हैं वो माइग्रेन है नहीं है, या वो हेडेक हमको डिसेबलिंग है, तो उनका ट्रीटमेंट हमको लेना है। राइट। इसके लिए बेस्ट है कि अपने स्पेशलिस्ट से मिलें, मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलें, उससे ट्रीटमेंट लें, उससे बात करें। हेडेक का मैं सभी मरीजों से कहता हूँ इलाज तभी चालू होता है जब हम मान लेते हैं वो बीमारी है। अगर हम उसको मानते ही नहीं बीमारी है तो इसका इलाज लेना या उसके बारे में कुछ करने का सवाल ही नहीं उठता। तो पहले हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा ट्रीटमेंट तभी होगा हेडेक का जब हम उसको बीमारी मानेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे। ओके। एंड सर, ये जो माइग्रेन में एक साइड से पेन होता है, जनरली हम बोलते हैं लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या लोग बोलते हैं कि राइट साइड से पेन हो रहा है। सो इसके सिम्टम्स बेसिकली कैसे हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि एक साइड में तो हम हमारी भाषा में बोलते हैं हेमिकेनिल, इसलिए हिंदी में भाषा में इसको अर्धशीशी भी कहा जाता है। पर ये 100% श्योर नहीं है कि आपको आधे सिर का ही हो सकता है पूरे सिर का हो, आगे से स्टार्ट हो, बायफ्रंटल हो, वर्टिकल हो, ऑक्सीपिटल न्यूक्ल, मतलब पीछे से भी स्टार्ट हो सकता है। पर उसके लिए जैसे मैंने कहा वो लंबा चलना चाहिए,
परेशानीदायक होना चाहिए, उल्टियाँ या लाइट सोर्स से परेशानी चाहिए, अगर ये सब चीज़ें हैं और हमारे पास उससे कोई बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लंबा चल रहा है, काम रुक रहा है, तो वो माइग्रेन होगा। अगर वो माइग्रेन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है, उसको हम आइडेंटिफाई करें। बार-बार हो रहा है, हफ्ते में 1 बार हो रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, आपका काम रुक रहा है, आपके हफ्ते महीने में 2 से 3 दिन बर्बाद हो रहे हैं इसमें, इसके इलाज में या उसके ट्रीटमेंट में या उसके कारण आपका वर्किंग डेज़ अफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो हमको उसका ट्रीटमेंट लेना ही होगा और तभी हम उसकी बेटर आउटकम्स पाएँगे और शायद हमारी बेटर प्रोडक्टिविटी होगी, जो आज की डेट में बड़ा इम्पोर्टेंट है। राइट, राइट सर। एंड सर जनरली जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं मेजरली माइग्रेन के, सो उनके क्वेश्चंस क्या रहते हैं आपके पास? सबसे पहला तो उनको ये होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट हु लैंड अप विद अस, मतलब यूजुअली जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं वो ऑलमोस्ट डेली हेडेक हो जाते हैं। एक होता है इसे कहते हैं क्रॉनिक माइग्रेन या क्रॉनिक डेली हेडेक, मतलब महीने के 15 दिन से ज़्यादा सतत होना, ऐसे पिछले 3 महीने निकल चुके हों। ओके। तो और वो उनके साथ एक और बीमारी साथ जुड़ जाती है, एक और चीज़ हो जाती है, कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, मतलब दर्द की गोलियाँ खुद लेते रहते हैं ओवर द काउंटर, नीली हरी पत्ती की दवाई डाइक्लोविन एंड डाइक्लोमोल और बहुत सारी दवाई लेते हैं और उसके कारण वो और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो ओके। अगर हमको लगता है दर्द अगर रोज़ ही मर्रा हो रहा है, हमको दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, बाम लगानी पड़ रही है या सोना पड़ रहा है और ऐसा हम हफ्ते में 3-4 बार या महीने में 15 दिन से ज़्यादा कर रहे हैं और हमको फिर इसके लिए तुरंत इलाज लेने की ज़रूरत है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। संवाद, कम्युनिकेशन, डिस्कशंस अबाउट द इलनेस एंड द ट्रीटमेंट। तो जैसे मैंने कहा, इलाज तभी चालू होगा जब हम मरीज़, घर वाले सभी ये माने कि ये सर दर्द एक बीमारी है और उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। हो सकता है ये लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, मानते लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, पर डिसेबलिंग है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अगर एक महिला जिसको सर दर्द होता है, वो घर में उस दिन 8 घंटे काम नहीं कर पाती, बच्चे स्कूल से आएँगे, उसको खाना नहीं मिलेगा, हस्बैंड आएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, वो उसकी बिल्कुल सभी राइट। चीज़ें अफ़ेक्ट होंगी। शायद एक घर में एक माहौल ही बिगड़ जाए, मदर बीमार है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हस्बैंड परेशान है, कि उसे राइट, खाना बनाना पड़ रहा है, तो वो राइट। आके वो भी उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, नेक्स्ट डे उसकी भी शायद प्रोडक्टिविटी कम होगी। कंप्लीटली एग्रीड। तो इस तरह से अगर एक देख रहे हैं तो एक छोटी सी बीमारी आपके एक पूरे सोशल मीडिया को अफेक्ट कर सकती है और खासकर जब हमारा इतना बड़ा समाज है और इसमें जो बहुत सारे पेशेंट हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 5 बार सर दर्द होना चाहिए आपको लाइफ में जो लंबे चलें, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। तो माइग्रेन हम सबको हो सकता है, ओके। जरूरी नहीं कि वो हम परेशान कर रहा हो। राइट। महीने में 1 बार वाला एपिसोडिक माइग्रेन है या हफ्ते में 1 बार वाला एपिसोडिक माइग्रेन वर्सेस ऑलमोस्ट डेली हेडेक है, ओके। तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट का इलाज, उसका उसकी अप्रोच, उसको कैसे ट्रीट करना है, उसमें थोड़ा-सा एफर्ट लगता है और कहीं न कहीं थोड़ा वो हम भी मानेंगे, डॉक्टर समाज की तरफ से भी, स्पेशली फिजिशियन और हम लोगों के लेवल पे शायद उतना नहीं हो पाता कम्युनिकेशन बिकॉज़ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट, हम शायद टाइम एग्जैक्टली। नहीं दे पाते हैं। राइट। ये सब चीज़ों पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, इस पर बहुत ज़्यादा है। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो यू हैव टू टेक वन्स ए मंथ टू रिड्यूस द वन हेडेक इन ए मंथ। ओके। So you are charging, spending almost 30,000 in a month to reduce a one migraine day. ओ माय गॉड। बट इफ़ यू आर सेलिब्रिटी, आपका शो है, आप एक सिंगर हैं, आपका शो होने वाला है और आपको हेडेक हो गया और आप 4 घंटे बर्बाद करते हैं, तो आपको तो करोड़ों का नुकसान है। तो वो 20,000 नथिंग फॉर हिम। एग्जैक्टली। तो ये देखते हैं कि किसके परिप्रेक्ष्य में किसको माइग्रेन हो रहा है घर के, Okay. तो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो उसका सोसाइटी में क्या है या उसके घर में, मैं सोसाइटी की बात नहीं, एक परिवार में भी, जैसे मैंने कहा कि अगर महिला का होता है तो हो सकता है उसके पूरे परिवार का एक हफ्ता खराब हो जाए या एक कुछ दिन खराब हो जाए, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही है, वो अपना 100% नहीं कर पा रही है, उसका हस्बैंड 100% नहीं कर रहा, बच्चों के एग्जाम थे, बच्चे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गए, हस्बैंड खाना बनाने में लग गया, वाइफ Right. बीमार है, बच्चे ने पढ़ाई नहीं की और उसके रिजल्ट अफेक्ट हो रहे हैं। तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये हम चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, इन कड़ियों को करेक्ट करते हैं, तो शायद एक बेटर सीरीज बनेगी जो हमको अच्छा समाज और परिवार देगी। वेरी गुड सर। एंड मतलब जब माइग्रेन की बात हो रही है सर, तो एक बेसिक मेरे पास क्वेश्चन आया है। जनरली हमने सुना है, लोग बोलते हैं शिरोधारा कराने से माइग्रेन कम हो जाता है। लोग कई बार अलग अलग फैक्टर्स में जाते हैं, अच्छा वो वाले बाबा हैं उनके पास चले जाइए, सही हो जाएगा आपका। तो एक और चीज़ें मैं जोड़ता हूँ, एक चश्मा। तो माइग्रेन वाला चश्मा भी मिलता है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि ये सब अदर अल्टरनेट मेडिसिन हैं या अल्टरनेट तरीके हैं ट्रीटमेंट के। इवन रिफ्रैक्टिव एरर कह सकते हैं कि सर दर्द करता है, पर हम जैसे मैंने कहा उतना तेज़ सर दर्द नहीं करेगा। तो हमको ये देखना है कि हमारा सर दर्द उसमें क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा माइग्रेन में। अगर हो रहा है तो हम उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर लगता है कि जो अल्टरनेट मेडिसिन की बात की आपने कि शिरोधारा, हॉट वाटर कहते हैं, सर में तेल डालना, गर्म तेल डालना, साउथ में काफ़ी फेमस है, Right. ये सब चीज़ें करना, इससे मिलेगा। पर ये सब अल्टरनेट तरीके हैं, बाम लगाना, ओके। नहा लेना या हम बाम लगा के सो जाना, ये सब वर्क करते हैं। पर अगर ये वर्क नहीं कर रहे हैं और ये हमको ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे करना पड़ रहा है या डेली करना पड़ रहा है, तो हम उससे माने कि शायद ये वर्क नहीं है, Exactly. अल्टरनेट मेडिसिन हमारी काम नहीं कर रही या होम रेमेडीज़ काम नहीं कर रही हैं, तो हम प्रॉपर डॉक्टर से मिलें, उसको बात करें, उस पर इलाज लें और उसका बेहतर जीवन जिएँ।
सर बेसिकली मतलब आपका कहने का है कि ये परमानेंट क्योर नहीं है। क्योंकि ये परमानेंट डिसऑर्डर ही नहीं है। हो ओके। सकता है आपको अभी माइग्रेन्स हो रहे हों, वो आप महीने ऑलमोस्ट डेली हेडेक हो रहे हों, पर ओवर 2 और 3 4 5 ईयर आपकी लाइफ में बहुत एक बेटर फेज़ आ गया है। आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट नहीं हैं और ओवरवर्क्ड नहीं हैं, आप अपनी नींद पूरी कर पा रहे हैं, लाइफ में एक सेटलमेंट आ गया है, तो हो सकता है आपके माइग्रेन ना हो रहे हों। ये ट्रिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ट्रीटमेंट का जो पार्ट होता है, जो काफ़ी मरीज़ पूछते हैं कि साहब परहेज़ क्या है? तो माइग्रेन में कुछ खाने के परहेज तो हैं, पर मैं कहता हूँ परहेज इन सब चीज़ों का जो आपको सदत बढ़ाते हैं। नींद पूरी न करना, अल्कोहल का कंजम्पशन, कंजम्पशन। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना, नींद पूरी नहीं कर पाना फॉर स्ट्रेस और राइट। ओवर वर्कनेस के कारण, किसी भी कारण। तो अगर आप चीज़ें बेस टाइम पर सोएं, टाइम पर खाएं, सही खाना खाएं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल या बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, इससे भी हेडेक्स होते हैं। एक अजीनोमोटो होता है जो हम चाइनीज़ फूड में रहता है, वो भी राइट। मगर आता है। कोलाज बढ़ाते हैं, चॉकलेट्स भी कुछ लोगों को माइग्रेन बढ़ाते हैं। डेयरी आइटम प्रूवन हैं कि ये सर दर्द ओके। बढ़ाते हैं। माइग्रेन के लोग कहते हैं कि हमने पक्का खाना खा लिया था तो गैस सिर पर चढ़ गई, वो भी माइग्रेन है, क्योंकि पनीर और डेयरी आइटम्स कैन ट्रिगर योर हेडेक्स एंड माइग्रेन। तो एक कॉमन ओके। चीज़ है, वो गलत नहीं कह रहे, बस उनका कहने का शायद तरीका जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत राइट। लग्जरियस या बहुत कैची नहीं है, पर दे आर सेइंग करेक्ट थिंग कि राइट। उनको लगता है कि जब भी वो हैवी फूड खाते हैं जो शादी में बनता है, या वो डेयरी आइटम होते हैं विद अ लॉट ऑफ ऑयल एंड, तो उससे राइट। उनका हेडेक प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो गैस सिर पर चढ़ जाती है। ओके। वो इन द डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, पर ये अर्थ है कि वो कहीं ना, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट विद द एब्डोमेन। ऐसा ओके। कहते हैं कि ब्लोटिंग नहीं है, अगर नॉचिया वॉमिटिंग नहीं है, एक दिन पहले प्रोडम में आपको बहुत ज़्यादा डकारें आएंगी, थकान होगी, और नेक्स्ट डे माइग्रेन होगा। तो ये ओके। चीज़ें वो सही हैं, पर लेकिन उसको थोड़ा कहने का तरीका अलग है। तरीका पर अलग। वो जानते हैं कि इस सब चीज़ों से ट्रिगर्स आपके आइडेंटिफाई करिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, लाइफस्टाइल में जो गड़बड़ी है उनको ठीक करिए, समय पे सोइए, सही खाना खाइए, घर का खाना खाइए, तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी। वेरी गुड सर। एंड कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस भी इम्पैक्ट करता है हमारे माइग्रेन को। तो स्ट्रेस से हम नींद डिस्टर्ब होगी तो हम शायद आज की डेट में मोबाइल ही देखेंगे। तो हम तो परपिचुएट करती हैं चीज़ों को। तो अगर आपने स्ट्रेस्ड आउट हैं और ओवरवर्क्ड हैं, इसलिए स्ट्रेस्ड आउट हैं, इसलिए नींद डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए अब शायद काम ज़्यादा है तो घर पे खाना नहीं बनाया, मार्केट से ले लिया, बहुत सारा जंक फूड ले लिया, फिर लेट नाइट जाके काम किया, तो सब चीज़ें एक एक सीरीज बन के वो आपको हेडेक को प्रेसिपिटेट कर कर देती हैं। दिए। एंड इवन कहीं ना कहीं मैंने देखा है सर ये ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से भी इम्पैक्ट आता है लोगों को इसमें। जैसे मैंने कहा, अल्कोहल कंजम्पशन तो प्रूवन है कि आपको माइग्रेन बढ़ा देगा, और सभी तरह के हेडेक को बढ़ाने की कैपेसिटी होती है। एक और हेडेक होता है, कहते हैं क्लस्टर हेडेक, ओके। वेरी सीवियर हेडेक, और बिल्कुल 4 घंटे का नहीं हुआ, सिर्फ 30 मिनट से लेकर मुश्किल से 3 घंटे का होता है। एक साइड होता है, मेंस में ज़्यादा होता है, आँख के आसपास होता है, आँख लाल हो जाती है, और उसके बारे में कहते हैं कि इतना सीवियर होता है कि उस समय तक मरीज 3 घंटे बैठेगा नहीं, वो जागा रहेगा, बैठा रहेगा। इतनी गर्मी लगती है उसको कि ऑटोम डिस्फंक्शन की, वो धूप में क्लासिकल वे में वो बाहर बर्फ में बैठा रहता है इन द सब वेस्टर्न में, कि जहाँ इतनी गर्मी ठंड लगती है उसको कि वो घर में नहीं लेटेगा और बर्फ में बैठा रहेगा। जब उसका हेडेक ठीक होगा तो घर आके सो जाता है। ओ माय गॉड। तो ये द वन ऑफ द वर्स्ट हेडेक आफ्टर द माइग्रेन, तो क्लस्टर ओके। हेडेक कहते हैं इसको। ओके। और वही की तरफ होगा, आँख लाल हो जाएगी, छोटी जाएगी, नाक से पानी आएगा, और 3 घंटे के लिए बिल्कुल परेशान रहेगा। ऐसा करीब करीब क्लस्टर मतलब गुच्छे में होता है वो। ओके। हो सकता है आपको 2 साल में एक बार हो, 1 साल में एक बार हो, कभी कभी वो क्रॉनिक ऑलमोस्ट मर्ज कर जाते हैं क्लस्टर्स। तो इस तरह, और एक क्लस्टर होता है 21 दिन से तक का चलता है। तो हो सकता है आपको 21 दिन सर दर्द हो, आप अपना कुछ ट्रीटमेंट लें जो माइग्रेन रिलेटेड हो या कुछ अलग हो, और बेटर हो जाए, और फिर वो कुछ सालों बाद आए। तो जैसे मैंने कहा, इसके बारे में जानकारी नहीं, जब तक वो न्यूरल से नहीं मिलेगा तब तो क्लस्टर की डायग्नोसिस मिलेगी, उसको उस पर माइग्रेन का ही लेबल लगा रहेगा, पर वो माइग्रेन नहीं है, वो कुछ अलग है, उसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। ओके। और कुछ बार दवाइयाँ काम कर जाती हैं, पर अगर नहीं काम कर रही तो एक बार न्यूरल से जरूर मिलें, अगर आपको इस तरह के सर दर्द हो रहे हैं जो बहुत तेज़ हैं और 4 घंटे नहीं चल रहे हैं और एक ही तरफ हो रहे हैं। एंड सर मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों को कि रुमाल बांध लेंगे सर के ऊपर, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एकदम कोई परेशान ना करे, अंधेरे में एक बार सोने की इच्छा होती है माइग्रेन में, ऐसे भी इम्पैक्ट्स होते हैं तो इसके। माइग्रेन के लिए क्लासिक वजह से मैंने कहा था कि लाइट और शोर से परेशानी होती है, इसलिए वो अकेले सोना पसंद करते हैं। ओके। नौशिया फीलिंग रहती है, वो कोई से बात नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो शायद नौशिया आएगा, वॉमिटिंग होगी। कुछ खाना पसंद नहीं करते कि वो बाम लगा के बांध के सो जाएंगे। राइट। और ऐसा देखा गया है कि माइग्रेन सोने से बेटर होता है, अगर मेडिकेशन लेंगे और उसके बाद सोएंगे तो बेटर जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके। तो ये कॉमन है कि वो उससे ठीक हो जाएगा, बट दे आर प्रिवेंटिव मेजर्स, और मे बी शायद एक सहायक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है रादर देन द मेन ट्रीटमेंट। तो आपको दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, ओके। क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है कि क्रॉनिसिटी ऑफ माइग्रेन मतलब सर दर्द के रोज बनना या बार बार फ्रिक्वेंट होना, इस पर डिपेंड करता है कि आपने एक्यूट हेडेक को कितना अच्छा ट्रीट किया है। ओके। तो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर क्रॉनिसिटी। तो अगर आप सर दर्द को ठीक करते हैं, जल्दी खत्म कर देते हैं, 72 घंटे नहीं चलने देते, सिर्फ 6 से 8 घंटे में खत्म करते हैं, तो आपके चांसेस कम है कि आपको रोज वाला सर दर्द बने।
ओके। सो जिनको भी माइग्रेन होता है सर, उन यदि हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, सो ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है कि वो माइग्रेन परमानेंटली क्योर हो जाता है? जी, मैंने कहा वैसे माइग्रेन एक डिसऑर्डर है, हुँ, इज़ नॉट इलनेस। ओके, वो डिसफंक्शन है। कुछ टाइम भी ना आया है, अभी कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो अगर लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, डॉक्टर से मिलें। प्रोफाइलैक्सिस ऐसी दवाइयाँ ली जाती हैं जिससे आपके सर दर्द की फ्रीक्वेंसी, सीवियरिटी, ड्यूरेशन कम हो जाते हैं। और वो ओके, हम तब तक देते हैं जब तक 2 मंथ्स हेडेक फ्री ना हो जाएँ। कई ओके। बार थोड़ा जैसे मैंने कहा था कि एज़ ए डॉक्टर शायद हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या पेशेंट हुँ, उतना करेक्ट। परसिवरेंस नहीं रखता, उतना पेशेंस रखता, दोनों ही इम्पेशेंट होकर ट्रीटमेंट जल्दी छोड़ देते हैं। फिर एक लेवल लग जाता है कि दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। वैसा नहीं है, थोड़ा आपको परसिवरेंस रखना होगा, दवाइयों को उस समय तक लेना होगा जब तक कि आप 2 मंथ्स हेडेक फ्री ना हो जाए। ओके, देन इफ यू स्टॉप द मेडिकेशन, द मोस्ट चांसेस कि आप फिर हेडेक फ्री रहेंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगेन ओके। आपका लाइफ का कौन सा फेज चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर हुँ, स्ट्रेस्ड आउट होंगे तो आएगा, पर नहीं ओके, आएंगे तो बेटर रहेंगे। पर ये फॉर श्योर है कि आप दवाइयाँ लेंगे तो बेटर लाइफ ही रहेगी आपकी। ओके। वेरी गुड सर। एंड इवन आई बिलीव ये माइग्रेन कहीं न कहीं जैसे अभी आपने बोला कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम कर देता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये माइग्रेन को हम जितना सॉल्व कर पाएँ। बट सर ये जो माइग्रेन अटैक एकदम से कंसर्नली एकदम इमीडिएट बेसिस पे आ जाता है जिसको, सो यदि हम कभी न्यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिले हैं या हमारी सिचुएशन नहीं बनी है, पहला एक बार फील हो रहा है कि ये हमारे लिए लाइफ में पहली बार हमें हेडेक हो रहा है और हमें लग रहा है ये माइग्रेन पेन है, उस मोमेंट पे किसी पेशेंट को क्या करना चाहिए? अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो सबके पास घर में क्रोसिन की गोली होती है। अगर वो कोई भी जो थेरेपी आपको लगता है, कॉर्स क्रोसिन, कॉम्बीफ्लेम, में प्रोडक्ट नेम बता रहा हूँ क्योंकि ये हुँ, बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं और बहुत हुँ, ही घर में हर एक के रहती हैं। तो उसकी दवाई ले लें और सर दर्द को ख़त्म करें। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि सर दर्द को ख़त्म किया खत्म जाए। कर अबॉर्टिव थेरेपी इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो अगर लगता है आपको लगातार दर्द हो रहा है, दर्द की दवाई लें। और बस ये अगर लग रहा है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है और इसकी जो हम कुछ बातें कहते हैं रेड फ्लैग्स हम कहते हैं, जिसमें कहते हैं जब माइग्रेन या कुछ भी प्राइमरी हेडेक कहने से हम अवॉइड करते हैं। अगर डेली कंटिन्यूस हेडेक है, नौसिया वॉमिटिंग बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हेडेक्स हैं, पहले कभी हेडेक नहीं रहा था, अगर रहता था तो उसमें चेंज ऑफ पैटर्न हुआ है, या हेमिक्रिनल था तो उसका लोकेशन चेंज हो गई है, पहले मुझे आधा सर होता था पर पीछे की तरफ हो रहा है। अगर कुछ भी इस तरह का है तो ये रेड फ्लैग्स हैं। अवॉइड सेइंग इट टू बी जस्ट माइग्रेन। अगर आप पहले से आपको माइग्रेन था तो भी, और अगर नहीं था, आउट ऑफ ब्लू हेडेक स्टार्ट हुए, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि ये कुछ और हो सकता है। क्योंकि ब्रेन की, मस्तिष्क की बीमारियों के शुरुआती लक्षण सिर्फ सर दर्द ही होते हैं कई बार। कई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियाँ जिनमें ट्यूमर्स भी इन्वॉल्व हैं, स्ट्रोक्स भी हैं, ब्रेन हेमरेजेस भी हैं, ये सबके शुरुआती लक्षण हो सकता है सिर्फ हेडेक हो, जो आपको 2-3 दिन बने रहे और चौथे दिन शायद आपको मेजर अटैक आ जाए। तो इसलिए अगर हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, या तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक बार एटलीस्ट फिजिशियन से आपके मिलें। अगर हो सके तो नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार कॉन्टैक्ट करें कि सर ये ऐसा हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था और कुछ ऐसी दिक्कत है, इसके लिए मुझे बेटर आप सलाह दें, क्या मैं इसके लिए कर सकता हूँ, ज़रूर मिलें। ओके। एंड सर ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी होता है कि ये सिर्फ लेडीज़ को ही होता है माइग्रेन? थोड़ा सा रेशो ज़्यादा है, ओके, 1:7:1 है फॉर अ फीमेल टू मेल। बट लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि चाइल्डहुड माइग्रेन में इतना बॉन्ड नहीं है। तो ओके, इसलिए हो रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। उनके कारण भी बनते हैं, ओके, क्योंकि दे आर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि एक बीमारी सर दर्द होता है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल रिलेटेड माइग्रेन। ओके, मतलब सर दर्द केवल माहवारी के 5 दिनों में ही होगा, तो कई बार फीमेल उसको मानती ही नहीं कि वो माइग्रेन है, वो पार्ट ऑफ पीएमएस मान लिया जाता है। ओके, पर वो अगर 5 दिन के वो जोड़ देते हैं और महीने में 2 बार जोड़ते हैं, तो इट्स मेक्स 7 डे हेडेक्स, राइट, 7 डे ऑफ हेडेक हेडेक, इन ऑलमोस्ट अ मंथ। तो इट्स क्वालिफाइज फॉर द प्रोफाइलैक्सिस। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर सर दर्द हो रहा है, मुझको माहवारी के दौरान होता है और अलग से भी हुँ, होता है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर सिर्फ माहवारी के दौरान भी हो रहा है तो ये करें, दर्द की गोली, जैसे मैंने कहा कैलपोल क्रोसिन है, वो लगातार लें, जिससे आपको सर दर्द परेशान ना करे, हुँ, उसके कारण आपकी प्रोडक्टिव खराब ना हो, जो आपकी बाकी समस्याएं चल रही हैं उनमें भी थोड़ा बेटरमेंट होगा। तो करेक्ट, इसलिए अगर ऐसा लगता है कि किसी फीमेल को कि मुझे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड माइग्रेन है या कुछ दौरान सर दर्द होता है, तो एक बार डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, अपने गायनेक से बात करें, फिजिशियन से बात करें और उस पर ट्रीटमेंट लें। और भी दूसरा सवाल था कि हुँ, फीमेल में ज़्यादा क्यों होता है? हुँ, जैसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, उनका उसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं कि मान ली माहवारी ठीक नहीं चल रही है, तो पीसीओडी होती है, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, दैट्स एग्रावेट योर माइग्रेन्स। राइट, अगर वो कुछ उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर वो हुँ, ओसीपीज़ या मैरिड फीमेल्स हैं, तो उसके कारण भी सर दर्द बढ़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सर दर्द फीमेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, उनके कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं जिस कारण दर्द होता है, सर में ओके, ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा भी कहा जाता था कि पहले कि माइग्रेन जैसे ही पीरियड्स बंद होते हैं, मेनोपॉज़ आता है तो बंद हो जाते हैं। पर इसके बारे में बहुत श्योर नहीं है, क्योंकि लेट ऑनसेट माइग्रेन भी होते हैं और वो भी अच्छे खासे परेशानी होते हैं, उनका भी नंबर्स ही अच्छा खासा है। तो इतना भी श्योर नहीं कि आपके हर एक का माइग्रेन बंद हो जाएगा वंस देयर मेनोपॉज़ कम्स, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
तो अगर सर दर्द आपके लगातार हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इससे कुछ सालों की बात है, शायद वो आपके साथ आगे साथ टिक सकता है, इसे डॉक्टर से बात जरूर करें, ट्रीटमेंट जरूर लें। वेरी गुड सर। एंड सर, ये जो आजकल माइग्रेन का एक बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ गया है, हमने देखा है टाइम के साथ। सो उसके क्या बेसिक रीजंस हैं? लाइफस्टाइल ज़्यादा इम्पैक्ट है, या ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण ये माइग्रेन के पेन जनरली लोगों में बहुत बढ़ रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी बात अवेयरनेस शायद कहूँगा। पहले लोग सर दर्द को बीमारी नहीं मानते थे, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, शायद सर दर्द के लिए कोई जाता नहीं था। अब शायद अवेयरनेस है, लोग बात करते हैं, ये हमारा सोशल मीडिया के से अवेयरनेस फैल रही है, कुछ ना कुछ बात होती है कि सर दर्द है, लोग कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ईजी टू कॉन्टैक्ट है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू योर एनीबडी राइट। सिटिंग इन ऑलमोस्ट अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। तो वो ये हमको ईजी हो गया शायद, इसलिए बात हो रही है। प्लस सेकंड पॉइंट जो आपने कहा बड़ा ज़रूरी है कि चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल ले रहे हैं। बेसिकली शायद हम स्ट्रक्चरली में वैसे बने हुए नहीं हैं जो हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल के लिए हैं, पर हम वो चेंज कर रहे हैं, तो वो हेडेक्स थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम लेट नाइट अवेकनिंग हो रही है, लेट नाइट पार्टी हो रही है, एडिक्शंस बढ़ रहे हैं, फूड आइटम में हम काफ़ी ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, और इस कारण से ये जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये ट्रिगर्स हो सकते हैं, और ये शायद एक वन ऑफ द रीज़न है कि हमें बहुत ज़्यादा माइग्रेन होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा सर दर्द उठ रहे हैं। और उसके बारे में मैंने जैसा कहा वो है, बट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब यू हैव द ऑप्शंस, जस्ट टॉक टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर से मिलें, इलाज लें और बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ लाइफ जिए। वेरी गुड सर। कभी आपने सर ये माइग्रेन की बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट देखा है किसी के मतलब बोल सकता हूँ बॉडी में? बेसिकली एक अनकॉमन चीज़ है, पर उसे कहते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन। तो इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन है जो 5-7 दिन चल जाता है, उसे कहते हैं स्टेटस माइग्रेनोसिस। तो ओके। ऐसा चल सकता है, तो उसमें कई बार माना जाता है क्योंकि ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं ब्लड फ्लो के, उस कारण माइग्रेन होता है। तो उस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रोक भी हो जाए। तो माइग्रेन एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी एक कंडीशन होती है, जब को हेडेक के बाद आपको कोई बेटर ऑप्शन नहीं हम लोग ढूंढते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि किसी को हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन है और उसके एक हेडेक के एपिसोड के बाद ही स्ट्रोक हुआ है या पैरालाइज हुआ है, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर हो सकता है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन होता है, माइग्रेन रिलेटेड स्ट्रोक भी होते हैं। तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, न्यूरल से जरूर बात करें। सर, नाउ वी आर कमिंग इनटू द सेकंड पार्ट, जहाँ पे मेरे को एक बेसिकली क्वेश्चन था कि एपिलेप्सी क्या होती है? तो हम लोग को ये 2-3 चीज़ें टर्म्स को एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए, क्लियरफाई करना चाहिए। एपिलेप्सी है मिर्गी, ओके। और मिर्गी है दौरे आने की बीमारी, बार बार दौरे आने की बीमारी या फिट आने की बीमारी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। ओके। फिट और दौरा या सीजर एक ऐसा एपिसोड होता है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर में, ब्रेन में से अचानक से बिजली बनती है, उसी एक हाथ में या पूरे शरीर में अकड़न आती है या झुनझुनी आती है, उसके साथ उसकी आंखें चढ़ जाती हैं, दांत बन जाते हैं, मुंह से झाग आ जाते हैं। इसे हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं। ओके। ये मोस्ट कॉमन टाइप है जिसके बारे में लोग जानते हैं, अच्छा। पर थियोरेटिकली ये नहीं, ये सिर्फ 30% केस में होता है। 70% केस में फोकल सीजर होते हैं, मतलब मेरे एक हाथ पैर में झुनझुनी आएगी, अकड़ जाएंगे, या एक हाथ में झटके लगेंगे, मुंह में झटके लगेंगे, या सिर्फ एक हाथ और पैर में झटके लगेंगे, या सिर्फ मैं कुछ अजीब सा बुदबुदाने लगूंगा, कुछ अजीब सा बात करने लगूंगा, ये और मैं अजीब सी एक तरफ देखने लगूंगा, केवल बात करना बंद कर दूंगा, आपको लगेगा ये अचानक से कोई इसको भूत आ गए हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। तो जो 70% हैं वो फोकल पार्शियल प्लस कॉम्प्लेक्स पार्शियल हैं। उसमें कई बार वो व्यक्ति की बात भी जवाब दे सकता है, उसको लगता है कि मैं अवेयर हूँ, कुछ में वो अवेयर नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि वो अवेयर है। तो एक टक देख रहा है, बात कर रहा है, अजीब सी तरह से हाथ हिला रहा है, अजीब कर रहा है, तो हो सकता है उसको सीजर हो रहा है। ओके। कई बार वो सीजर पूरे जनरलाइज में बदल जाते हैं, कई बार वो इसी तरह से होते रहते हैं। ओके। तो ये फिट है, एपिलेप्सी है, फिट आने की बीमारी। बिना बात के 2 सीजर आपको लाइफ में आया तो एपिलेप्सी है, ओके। और फिर आपको चांसेस है कि आपको दवाइयाँ लंबे समय तक लेनी चाहिए। ओके। एपिलेप्सी होने के कारण होते हैं, मतलब हमारे ब्रेन में ट्यूमर होगा, हमारे ब्रेन में कोई गठान आ जाएगी, हमारे में टीबी की गठान आ गई, हमारे में कोई न्यूरोसिस्टिकोसिस कहते हैं उसको, कीड़े की गठान आ गई, या मुझे एक ट्यूमर बन रहा है, या मेरे में कोई ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है। तो ये सब ब्रेन डिसफंक्शन की बीमारी है। ओके। अगर ये एपिलेप्सी है कि आपको बिना बात के ऐसा हो रहा है, जिसके कारण लोग डरते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि एपिलेप्सी मतलब आप मेंटली सबनॉर्मल है तभी आपको एपिलेप्सी होगी। ओके। जो 50% केस में ठीक है, 50% मेंटली सबनॉर्मल पर्सन को एपिलेप्सी हो सकती है, ओके। पर जरूरी नहीं कि हर एक को हो। तो आप नॉर्मल लाइफ होगी तब भी आपको सीजर हो सकते हैं, आपको एपिलेप्सी हो सकती है, आपकी नॉर्मल लाइफ हो सकती है। अभी देखा गया कि ऑलमोस्ट जो पेशेंट 70% पेशेंट जिनको एपिलेप्सी है और उनको काफ़ी दौरे पड़ते हैं और उनको दवाई दी जाती है, तो 70% कैन हैव नॉर्मल लाइफ आफ्टर स्टॉपिंग मेडिकेशन। ओके। वेरी 3 गुड। से 5 साल बाद दवाई उनकी बंद हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द उनकी क्या एमआरआई फाइंडिंग थी, या डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे हैं वो कैसा बिलीव करते हैं, पर वो 70% केस में नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इवन बची हुई 30% में से भी 20% की दवाई के साथ लाइफ नॉर्मल रह सकती है। केवल 5 to 10% है जिनको दवाइयों से भी आराम नहीं होगा और शायद उनको सर्जिकली इंटरवीन करना पड़ेगा और वो अफेक्ट होंगे। तो आप 90%
विद मेडिकेशन और विदाउट मेडिकेशन नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अप टू एक्सटेंट। ओके, वेरी गुड। इसलिए एपिलेप्सी ट्रीटेबल इलनेस है, कोई दैवी विपत्ति नहीं है, कोई पुराने जमानों का पाप नहीं है, कोई वो पागलपन नहीं है। इसमें कुछ हद तक समाज, और समाज जो हम लोगों से ही बनता है, और जो लीगलिटी है वो भी गलत थी कि 1995 तक हिंदू नियम एक्ट की तरफ से एपिलेप्सी वाज ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। मतलब Okay. अगर एक किसी को एक Right. एपिलेप्सी होती है तो वो इक्विवेलेंट टू ल्यूनेसी था, मतलब वो पागलपन के बराबर माना जाता था। राइट। तो वो एक ग्राउंड था, वो 1995 में वो भी बंद हो गया। पर इनिशियल फ्यू ईयर्स शायद सब लोगों को क्लैरिटी नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि शायद सोशल मीडिया सभी चीज़ों से हम लोग ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, ज़्यादा हमारी हम लोग पढ़ के नॉर्मल हो रहे हैं, ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो लिटरेसी रेट बढ़ रही है, लोग यंग इंडिया आ गया है, तो शायद इसमें क्लैरिटी आई। पहले तो बहुत ज़्यादा डाउट ही थे, ट्रीटमेंट था ही नहीं, और मेडिकेशंस में भी फ़र्क आया है। पहले की जो मेडिकेशंस थी वो बहुत डिफरेंट थी, इफिकेशियस भी नहीं थी, साइड इफेक्ट भी थे, अवेलेबिलिटी भी डिफ़िकल्ट थी। सो अब इवन ट्रीटमेंट बहुत जल्दी उसका होने लग जाता है, इम्पैक्ट जल्दी दिखता है उसका। बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। पहले एक बड़ा था कि कॉस्ट बड़ी ज़्यादा जाती थी, क्योंकि भाई सालों साल दवाई खानी होती थी, और उनके साइड इफेक्ट भी होते, स्पेशली फीमेल के साथ होते थे। कुछ दवाइयाँ थी जो फीमेल के लिए सेफ़ नहीं थी, थी तो उनकी उनकी मैरिड लाइफ अफेक्ट होती थी, उनकी प्रेगनेंसी पर असर आता था, ये सब थी। पर लेकिन अब ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो आपके लिए हम एक टेलर्ड में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो एक और कंडीशन इसे कहते हैं हम वीमेन विद एपिलेप्सी। तो समबडी फीमेल जो चाइल्ड बियरिंग एज की है 16, 17, 18 की, उसको अगर एपिलेप्सी स्टार्ट होती है तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको डिस्कस करें, उसको बताएं कि ये आपका ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो ये दवाइयाँ हैं, आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी मैरिड लाइफ में इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी नॉन प्रोजेनी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट बना के दें। ऐसी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, और नॉर्मल लाइफ जीने में पूरा हेल्प करेंगे। वेरी गुड सर। और इवन सर जैसे कोई भी एक लेडी है जिसको फिट्स आते हैं, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, सो क्या वो नॉर्मल लड़की की तरह प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है और बच्चा डिलीवर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में सीजर होने का रेट या चांसेस उतने ही होंगे जितने बिफोर प्रेगनेंसी। तो अगर बिफोर प्रेगनेंसी सीजर वेल कंट्रोल्ड हैं तो प्रेगनेंसी में वो कंट्रोल रहेंगे। तो अगर आपको एपिलेप्सी है और आपको लगता है कि मैं हूँ आपके, और अब मैं कंसीव करना चाहती हूँ, तो उसके पहले मेक श्योर कर लें कि आपके सीजर कंट्रोल हो जाए। तो अगर पिछले 1 साल में अगर दौरे बंद रहे हैं तो उस 9 महीने में भी काफ़ी इफेक्टिव चांसेस हैं कि आपके सीजर बंद रहेंगे। ओके। अनदर थिंग जो हमने पहले डिस्कस की कि शायद हमको मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जो आपकी प्रेगनेंसी और आपके बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ऐसे मेडिकेशन भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ और मेरी मेडिकेशन वो नहीं चली, तो वी कैन शिफ्ट टू दैट मेडिकेशन जो इफेक्टिव हैं, और वो उनको लेकर जब सीजर फ्री हो तो हम प्रॉपर कंसीव करें, प्रॉपर प्लानिंग करके नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। वेरी गुड सर। ये जो फिट्स किसी को भी रोड पे आ जाते हैं और कहीं पे भी एकदम से आने लग जाते हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? बिकॉज अब कोई भी इंसान जा रहा है, अकेला है, उसको फिट्स आ गए, नॉर्मल आसपास लोग देख के डर जाते हैं कि इसको फिट्स कैसे आ गए। सो उस केसेस में आसपास के लोग कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं जिससे इसकी हम लाइफ सेव कर पाए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एपिलेप्सी या सीजर अगर हो रहे हैं तो उसमें बहुत डरने की बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पर वो 1 से 1.5 मिनट होगा, मैक्सिमम 2 मिनट रहेगा। ओके। वो 2 मिनट में शांत हो जाएगा। उस दौरान कुछ पैनिक ना फैलाएं। आप उसमें कोई जूता सुंघाना, चप्पल सुंघाना, प्याज सुंघाना, मोजे सुंघाने से वो कुछ नहीं होने वाला। ओके। वो 1.5 मिनट में ही चलेगा। उसके बाद वो कुछ व्यक्ति कुछ देर तक वो सुस्त रहेगा पर होश में आ जाएगा। अगर लगता है कि ये लंबा चल रहा है, वो ठीक नहीं आ रहा है, उसके हाथ पाँव अकड़े जा रहे हैं, आँखें चढ़ी जा रही हैं और वो नहीं रुक रहा है और 5 मिनट से ज़्यादा चला गया, तो वो आप ट्रीट कर भी नहीं सकते। आपको यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। ओके। इवन ए डॉक्टर कांट ट्रीट ऑन दैट पॉइंट। तो आपको एक हॉस्पिटल चाहिए होगा जब 5 मिनट से ज़्यादा चल गया। अगर सिर्फ 1-1.5 मिनट का है, मरीज शांत हो गया है, आसपास को एक करवट कर दें, हवा आने दें, उसको जूता चप्पल या सुंघाने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके मुंह में कुछ ना डालें, चम्मच डालें, उंगली ना डालें, वो काट देगा। हाँ, वो लकड़ी डालते हैं, क्या वो क्या कुछ डालते नहीं, हैं? उस समय उसको वो आधे मिनट के जो उसके दांत अकड़ेगा तो वो कुछ भी डालें, वो उसको भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1.5 मिनट का वेट करना है, वो उसमें शांत हो जाएगा। उसको करवट कर दें, सो वो उसका जो थूक है वो फेफड़े में ना जाए, वो एस्पिरेट ना करे, इसके चांसेस काफ़ी रहते हैं जब लंबा दौरा चलता है। और उसको करवट कर दें, हवा आने दें। आप उसके समय उसके लिए एक ही मदद कर सकते हैं कि आप पैनिक ना करें और आप उसके लिए ऐसा कुछ ना करने की कोशिश करें जो उसके लिए और आपके लिए दोनों के नुकसानदायक हो। नुकसानदायक। सो जो झाग भी आ जाता है उसका क्या रहता है सर? वो बेसिकली वो वो एकदम से जबड़ा कस जाता है तो मुंह का जो थूक होता है वो बाहर आ जाता है। ओके। टंग का मूवमेंट होता है, दवाई टाइट रहते हैं, तो मुंह से थूक जैसा आ जाता है। ओके। और कई बार टंग बाइट हो जाती है, जीभ के बीच आती है, ब्लड जाता ब्लड है। आया तो वो खून की उल्टियाँ हो गई हैं, खून मुँह से आ रहा है, झाग आने लगे। इट जस्ट ए
ऑलमोस्ट 1.5 मिनट। ओके, सो उसमें डरने की, घबराने की बात कुछ नहीं नहीं कर है। सकते आप, उसके मुंह में चम्मच डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ आपकी उंगली या उसके दांत टूट जाएंगे। हाँ, आपके लिए इसके लिए कुछ ना करें, एक करवट कर दें, एक जो करवट कर देंगे फ़ायदा होगा, टंग बाइट के चांसेस कम हो जाएंगे, जो मुंह में झाग आ रहे हैं वो एक तरफ से निकल जाएंगे, तो उतने ज़्यादा डरावने या आपको अजीब से नहीं लगेंगे। पर जैसे मैंने कहा सिर्फ 1.5 मिनट की बात है, 1.5 मिनट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम खत्म हो जाता है। पता है। सर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, बोलते हैं मिर्गी आना एक, इसको भूत आ गया है, और ये लोग पहले बहुत गांव में और ये सब चीज़ों में जगह में होता था। सो ये अवेयरनेस लोगों में धीरे धीरे आपको लगता है कि आ गई है अभी, कि अब भूत अगर प्रेत शहर हम नहीं है? कहें कुछ शहरों तक तो आ गई है, पर लेकिन उसके साथ उसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक, मुझे पता है कि मुझे एपिलेप्सी है, मुझे पता है हम उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पर मैं सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकता। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। तो एक सागर से एक पेशेंट आती थी मुझे दिखाने, 18-19 साल की थी। तो मैं उसको दवाई लिखता था, 1 महीने बुलाता था, कहते डॉक्टर साहब मुझे 1 महीने मत बुलाया कीजिए, क्योंकि हर महीने आता हूँ तो आस-पास वालों को शक होता है कि बिटिया को कुछ है। तो आप मुझे 3 महीने में बुलाइए। तो यूजुअली हम लोग नहीं बुलाते, क्योंकि ऐसा मेडिकल की तरफ से नहीं है कि आप लंबा समय ट्रीटमेंट दें, पर हम एपिलेप्सी के मरीजों में देते हैं। हम्म। क्योंकि वो हम बार-बार आएँगे तो उनको लगेगा कि शक है कि बार-बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यानी इसको एपिलेप्सी हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए जस्ट टू रिड्यूस द सोशल स्टिग्मा वो कहता है कि सर आप मुझे 3 महीने में बुलाइए, ठीक हो तो आप 6 महीने में बुलाइए। दवाई मैं लेता रहूँगा, इसकी आप चिंता ना करिए, पर मैं समाज को नहीं बदल सकता, और ना डॉक्टर समाज को बदल सकता है, ना एक पिता बदल सकता है। तो आपको इसलिए जानकारी है, पर स्टिग्मा को बदल नहीं सकते, आप किसी को बोलने से नहीं रोक बिल्कुल नहीं। सकते। तो इसीलिए अगर है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर गाँव में तो अभी भी दिक्कत है, और इनएक्यूरेट ट्रीटमेंट है, इनएक्यूरेट डायग्नोसिस है, और सबसे बड़ी चीज़ है जो, क्योंकि इसमें लंबा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो परसिवरेंस नहीं है, कॉस्ट भी उसके आड़े आ जाती है। भले ही आपकी गवर्नमेंट से अब हमें ऐसे जेनरिक मेडिकेशन मिल रही है, पर अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी उस व्यक्ति के पास कितनी ईज़ी है, वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। और समहाउ ऐसा देखा जाता है कि ये ज़्यादातर लोअर सोशल टेस्ट में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिली होती हैं, तो बच्चों को कुछ ऐसी चाइल्डहुड एबनॉर्मलिटीज़ बन के आती हैं, तो उनको सीजर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दिक्कत भी वहीं ज़्यादा है, और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी वहीं कम हैं। ओके। ये बड़ा दिक्कत। एंड एपिलेप्सी के रीजंस क्या हैं सर, ये क्यों होते हैं? जैसे मैं कहा कि जो आमतौर पे एपिलेप्सी होती है, वो कहीं न कहीं ब्रेन डेवलपमेंट की गड़बड़ी के कारण होती है। तो बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है, कहते हैं चाइल्डहुड एपिलेप्सी होती है। उसमें जो कहना कि मेंटली सबनॉर्मल होगा, या ब्रेन की पैदाइश के दौरान कुछ डैमेज हो जाता है, या ब्रेन में कुछ ट्यूमर होते हैं, या कुछ ब्रेन डिस्फंक्शन ही होते हैं, कि सब कुछ नॉर्मल है, पर मरीज़ को दौरे आते हैं, बच्चों को दौरे आते हैं बचपन से ही। ये एक चाइल्डहुड एपिलेप्सी है। पर एक और वैरायटी होती है जब आपको लेट स्टार्ट हो, कहते हैं इडियोपैथिक जनरल एपिलेप्सी, मतलब जवान आदमी में दौरे होंगे और वो लगातार होंगे, इसलिए दवाई लेनी पड़ेगी। एमआरआई नॉर्मल लाएँगी आपकी। फिर एक ओके। तीसरी कहते हैं सिम्प्टोमेटिक एपिलेप्सी, मतलब ब्रेन में कुछ डैमेज है, ट्यूमर है, कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं जिसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको एपिलेप्सी स्टार्ट हो रही है, या दौरे बार-बार आ रहे हैं, तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें न्यूरोलॉजिस्ट से, जाँचें करके हम उसको बेटर ट्रीट कर सकते हैं, बेटर लाइफ जी सकते हैं। और सर ये इसकी जांच क्या रहती है एपिलेप्सी की? एपिलेप्सी के लिए बेस्ट बेस्ट में ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस ये है कि पहले हम उसकी सीटी स्कैन हो, अगर एमआरआई नहीं है, सीटी स्कैन करें, अगर वो नॉर्मल आती है और अवेलेबिलिटी हो एमआरआई है, तो एमआरआई जरूर की जानी चाहिए। ईईजी एक है और मेडिकल टेस्ट होता है, जिससे हम उसकी मदद कर सकते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ओके। पर अल्टीमेटली जो डायग्नोसिस है वो हमारी क्लिनिकल रहेगी। ओके। ट्रीटमेंट्स आपका डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। ये जो टेस्ट हैं वो हेल्पफुल होंगे कंफर्म करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कि हमको कब तक ट्रीटमेंट करना है, या कुछ और मिस तो नहीं हो रहा, या कुछ और ऐड ऑन तो नहीं करना है। ओके। एंड सर ये एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है सर, और कितने टाइम में ठीक हो जाता है पेशेंट? आमतौर पर जो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट है, हम ऐसा मानते हैं कि जो इसमें कोई स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी नहीं है, और नॉर्मल एमआरआई है, और बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है उसके रिकरेंस के, तो हम उसको 3 साल दौरे बंद रहने तक, बच्चों में 2 साल दौरे बंद रहने तक चाहते हैं। हम कहते हैं 2 फिट्स फ्री ईयर इन चिल्ड्रंस एंड 3 फिट्स फ्री ईयर फॉर एडल्ट्स। ओके। और सर ये एपिलेप्सी क्या परमानेंट होती है? एपिलेप्सी जैसे मैंने कहा कुछ कंडीशन में, जैसे चाइल्डहुड एपिलेप्सी है जिनमें बचपन से ही दौरे आ रहे हैं, उनको होता है कि बार बार दौरे आते रहते हैं, या इडियोपैथिक जनरल एपिलेप्सी की दवाइयाँ ली और दवाई हमने बंद की, फिर दौरे आ गए, पर फिर भी 70% केसेस में चांस है कि आप फिट्स फ्री रहेंगे। वेरी गुड। इसलिए ये नहीं कि हर एक को हम ब्लैंकेट रूल है, 2/3 ऑलमोस्ट मोर देन 2/3 आपका चांस है कि आप हेडेक सीजर फ्री रहेंगे आप। तो आपको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। डायग्नोसिस आप अपने मन से प्रज्यूम ना कर लें कि ये ऐसा ही होगा। सही बात है। डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर डायग्नोस करें। अगर लगता है कि हमको एक डॉक्टर से हमें सही आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और लाइफ को नॉर्मल जिएँ। वेरी गुड सर। सर आई रियली नीड टू नो अबाउट द स्ट्रोक, या इसके एक बेसिक डेफिनेशन यदि आप बता पाए। स्ट्रोक इज़ पैरालिसिस, ओके। सडन ऑनसेट, मतलब अचानक से किसी व्यक्ति के एक हाथ, पैर, चेहरा
या सिर्फ इनमें से कुछ एक भी काम करना बंद कर देता है, सही से काम नहीं कर रहा होता है, काम करने में दिक्कत आ रही होती है उस अंग से, या सिर्फ देखने में दिक्कत है, या सिर्फ मुझे चलने में दिक्कत आ रही है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कुछ चीज़ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ओके ये सभी अगर 24 घंटे तक रहेंगे तो वो स्ट्रोक कहलाएंगे। ओके अगर अचानक से किसी को स्टार्ट होता है तो ये स्ट्रोक हो सकता है। अगर आपकी उम्र 40 प्लस है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और बाहर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप 60 प्लस हैं, आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, आप घर पर बैठ के वेट ना करें, क्योंकि स्ट्रोक के बारे में कहा जाता है टाइम इज़ ब्रेन, जितना आप समय खोएंगे उतना ब्रेन खो देंगे, ओके क्योंकि एवरी मिनट्स कुछ सर्टन नंबर्स ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो मर रहे हैं, ओके और दे आर सर्टन ट्रीटमेंट अवेलेबल जिससे हम उसकी प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और अप टू एक्सटेंड रिवर्स कर सकते हैं। उसके बारे में उनको हम थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टमी कहते हैं, और ये Okay. टाइम बाउंड है। ओके तो अगर आपने कुछ 6-4.5 घंटे में हम जो थ्रोम्बोलिसिस होती है इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, थ्रोम्बोक्टमी एक जो तार के थ्रू हम ब्रेन में जाके उसके क्लॉट को बाहर निकल आते हैं या वहीं में डिजॉल्व कर देते हैं, ये 6 आवर्स तक होती है। तो Okay. अगर टाइम बाउंड है तभी इफेक्टिव है, नहीं तो उसके बाद तो जो चीज़ें हैं वो एक तरह से लकीर पीटना ही है। मेडिकेशन डज हेल्प बट दे हेल्प कम इन रिकवरी, और हमने जो पहले दोनों चीज़ों के बारे में बात की वो ऑलमोस्ट अप टू एक्सटेंड रेस्ट्रिक्ट और रिवर्स कर देता है डेफिसिट। ओके एंड सर इसीलिए शायद बोलते हैं कि स्ट्रोक को ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है। बिल्कुल, इसको ब्रेन अटैक कहा जाता है। ब्रेन अटैक स्ट्रोक इज ब्रेन अटैक, शायद थोड़ा कैची है क्योंकि इसके कई नाम बदलते रहे। ओके स्ट्रोक था, फिर इसको सीवीए कहते थे, सर्वोवास्कुलर एक्सीडेंट, फिर ये तीसरा आया था ब्रेन अटैक, क्योंकि शायद लोग चेस्ट पेन होता है हर एक को हार्ट अटैक की याद आती है, राइट पर लेकिन मैंने जो 10-12 चीज़ें गिनाई कि मुझे चलने में दिक्कत आएगी, बोलने में दिक्कत आएगी, हाथ में झुंझुनी भी आएगी, तो राइट मैं शायद सोचूंगा हाथ दबा के सो गया हूँ, Correct. और नेक्स्ट डे आप शायद रात में झुंझुनी आई तो सुबह आप यू गेट अप विद द कंप्लीट राइट साइड वीकनेस। ओके तो इसलिए अगर ये सब चीज़ों नहीं हमको अवेलेबल, बहुत श्योरिटी नहीं है कि ये क्या है, इसलिए वो हार्ट अटैक के बदले ब्रेन अटैक शायद लाया कि सीवीए लोग स्ट्रोक से ब्रेन अटैक समझें कि Okay. ब्रेन के कुछ हिस्से की सप्लाई रुक गई है या उस हिस्से का काम करना बंद हो गया है, शायद वहाँ ब्रेन हेमरेज हो गया है, आर्टरी फट गई है, रप्चर हो गई और ब्लड जमा हो गया है, या उस एरिया की ब्लड सप्लाई बंद होगी इसलिए वो सब डैमेज हो रहा है या पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, हम उसको टाइमली इंटरवीन ना करें। तो ये एक तरह की ब्रेन डिसफंक्शन है, ब्रेन डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, और सबसे हाईएस्ट है, मतलब अगर हम जो मॉर्बिडिटी मानते हैं या मॉर्टिलिटी मानते हैं तो जितनी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं सबसे हाईएस्ट स्ट्रोक है, और ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, अप टू एक्सटेंड रिवर्सिबल है। अगेन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी एट द ऑल द प्लेसेस वो नहीं है, इसलिए उसकी बारे में बात नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि एवरी 6 मिनट शायद एक व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाता है ओके ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में शायद उससे भी ज़्यादा नंबर हैं। कई बार तो कहा जा रहा है कि शायद हम 4 मिनट में ही हमारे यहाँ एक स्ट्रोक हो जाता है। तो हम इसके इतने सारे ज़्यादा नंबर्स हैं, नंबर्स हैं तो हम इस पर अगर बात करें, इस पर ट्रीटमेंट के लिए बात करें, हर एक का शायद थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बोक्टमी पॉसिबल नहीं हो, पर अगर हम टाइमली पहुँचें तो कहीं ना कहीं ब्रेन को बचा पाएंगे। टाइम इज़ ब्रेन है, अगर उसको बचाएंगे तो रिकवरी अच्छी होगी, रिकवरी अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी बेटर रहेगी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को स्ट्रोक होता है, वो फैमिली का ब्रेड विनर है, वो कमाने वाला है, बच्चे पढ़ते हैं, वाइफ डिपेंडेंट है, माँ बाप डिपेंडेंट है उस पर, राइट वो डिसेबल हो जाता है, तो ये सब का भविष्य कहाँ जाएगा आप समझिए। एग्जैक्टली सर तो एक वो स्ट्रोक शायद एक पूरे परिवार परिवार में ही के आउटकम को या उसके चीज़ों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, ये हमें समझना नहीं चाहिए। आई कंप्लीट अंडरस्टैंड सर क्योंकि हर एक की फैमिली में यदि किसी को भी ये चीज़ हो जाए तो वो बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाती है एंड इट्स बेटर कि जल्दी हम डिसीजन लेके हॉस्पिटल रीच आउट करें। एंड सर मैंने ये सुना है कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक होता है इसके बहुत सारे नाम भी हैं, ब्रेन अटैक के या स्ट्रोक के। स्ट्रोक के नाम मतलब उसका डिफरेंट टाइप कह सकते हैं हम लोग, कि जैसे उसको हम 2 तरह के पार्ट में करते हैं। तो इस्चेमिक स्ट्रोक मतलब जैसे हम ब्रेन के हिस्से में ब्लड सप्लाई रुकी, इसे इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, उस आर्टरी में कि बीपी के कारण या वो कड़क हुई आर्टरी रप्चर हो गई, जैसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तीसरा होता है इसी का पार्ट, जिसे कहते हैं सबरेक्टिनाइड हेमरेज, ये द वर्स्ट एंड सीवियस मोस्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रोक। तो अचानक से आपको सडनली बैठे बैठे सर दर्द होगा अचानक से, जिसे कहते हैं हम ठंडक लग, ऐसा लगता है कोई तूफान ने चांटा मार दिया, या वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ है, तो हो सकता है वो आपको एक वार्निंग सिग्नल दिया है उसने, उसे सेंटिनल हेडेक कहते हैं। और अगर आपको वो ठीक हो गया है, आप अर्जेंटली डॉक्टर से मिले कि साहब ऐसा दर्द हुआ था कि ज़िंदगी में नहीं समझ पाया, उस समय चक्कर आ गए थे, मुझे अंधेरी छा गई थी, जिसको हम कई बार नाम देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं इन ईदर ऑफ 3। ओके हेडेक हो सकता है आपको प्रेसिपिटेटिंग फीचर हो इन तीनों ही सर दर्द का, स्ट्रोक का। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है, अचानक से सर दर्द चालू हुआ है,
चक्कर आए हैं, अंधेरी छाई है, सम काइंड गिडीनेस हुआ है, या हमको लगता है हम बेहोश हो गए थे या हुए थे या लग रहा था, तो ये सब स्ट्रोक के एक तरह से वार्निंग सिग्नल, रेड सिग्नल हो सकता है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट न्यूरोलॉजिस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। वेरी गुड सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कई बार तो मैंने देखा है सर, इवन मेरे कज़न को एक बार एक्सीडेंट हो गया था एंड लेफ्ट हैंड साइड से उसका हाथ ही काम करना बंद कर दिया था। वो बेसिकली पैरालिसिस अटैक था या कुछ था। इट विल टेक सम टाइम एंड देन फिर वो ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हुआ। वो एक और इसे कहते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ओके। तो ये हमने बताया, ये अपने आप ही कुछ रिस्क फैक्टर्स के कारण हुआ है, जो ब्रेन के अंदर या उसकी आर्टरीज के अंदर गड़बड़ी हुई। वो एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कि सिर में चोट लगी, एक इम्पैक्ट हुआ, इससे ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो गया, इससे वो कुछ हिस्सा पैरालाइज हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसके हमारा जो आरटी का राइट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इसमें रिकवरी होती है, पर ये बहुत बड़ा रीज़न है। जिस तरह से हमारे नंबर्स ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और शायद हम लोग थोड़े से हवा रेस से भी रेस लगाने लगे हैं, तो वो भी एक वो उससे कारण ही काफ़ी नंबर्स बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट कभी कभी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यंग बच्चे 18-19 साल के हमारे हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं विद द हेड इंजरीज, एंड दे आर लाइंग इन द बेड फॉर वीक्स, मंथ्स इन हॉस्पिटल, एंड ईयर ऑलमोस्ट मंथ और अप टू ईयर इन होम ऑल्सो। तो होम केयर, और इतने यंग होते हैं, इतने प्रोडक्टिव लाइफ होती है, या उनका उनसे अटैचमेंट होता है कि छोड़ा भी नहीं जाता है, तो घर वाले ऑलमोस्ट अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। राइट। फैमिली को रियून हो जाती हैं, खेत बिक जाते हैं, तो कि पर वो हेड इंजरी का ठीक होना में समय लगता है कुछ तो। पर अच्छी बात है, काफ़ी हद तक ठीक होती है, पर उसमें भी कुछ समय है, उसमें है, उसमें भी समय लगता है। कम से कम फैमिली का वो समय तो एटलीस्ट बहुत बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, उसमें आप सब पूरा परिवार वहाँ छोड़ के बैठा है, सब कुछ रोक के बैठा है, बहन बैठी हुई है, क्योंकि भाई बीमार है, पढ़ाई छूटी हुई है कि भाई मन ही लग रहा है हमारा पढ़ने में, माँ कैसे जाएगी, बाप कैसे जाएगा, वो वहीं से बने। सो इसको बेसिकली सर टाइम फ्रेम उतना ही लगता है हमारा। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में तो और समय लग जाता है, कई बार और ज़्यादा लगता है, क्योंकि इनिशियल फेज़ में तो वो एक तरह से पूरा शॉक स्टेट होती है, ब्रेन बिल्कुल सुस्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे रिकवर करता है। जिसका जितना हिस्सा डैमेज दिख रहा होता है, वो तो वो बाद में दिखता है कि ये हिस्सा काम कम कर रहा है, पहले सभी पूरा हिल जाता है, क्योंकि वो शेयरिंग फोर्स के कारण सभी चीज़ें मिल जाती हैं। कई बार तो कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है सीटी स्कैन नॉर्मल है और मरीज़ बिल्कुल बेहोश रहता है, वो एक्सटेंड भी होता है। फिर वो एमआरआई करने पता चलता है कि शायद ब्रेन में कुछ छोटे छोटे हेमरेजेस हो गए हैं, जिसे हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहते हैं। वो समझ में लेट आता है, उसके बारे में जानकारी धीरे धीरे आई है कि हाँ, कुछ पेशेंट को सकता है सीटी स्कैन नॉर्मल है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सीटी स्कैन भी डिपेंड करता है। कई बार वो सीटी स्कैन नॉर्मल लगता है, पर ब्रेन के अंदर छोटे छोटे हेमरेज हो जाते हैं, जो हमारे में पिकअप होते हैं या रिपीट सीटी स्कैन पिकअप होते हैं, और मरीज बिल्कुल होश में नहीं आ रहा होता है। तो यह हो सकता है कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी को हेड इंजरी हुई है, चोट लगी है, और वो कह रहे डॉक्टर साहब सीटी स्कैन ठीक है पर मरीज होश में नहीं, तो उसको ये कंडीशन हो सकती है, एक बार न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से जरूर कॉन्टैक्ट करें और उसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। सो अब जैसे आपने बताया ब्रेन में छोटे छोटे स्लॉट्स आ जाते हैं, आ जाते हैं, सो ये क्या सिर्फ सर्जरी से रिमूव होता है, मेडिसिन के थ्रू भी रिजॉल्व किया जा सकता है? सर्जिकली सिर्फ वही हम इंटरवीन करते हैं जिससे हमको लगता है कि सर्जरी विल बी हेल्पफुल। ओके। हम ब्रेन को खोलेंगे, इसमें भी रिस्क होगी, उसको खोल के उसमें निकालेंगे, कुछ ना कुछ हम उस दौरान कुछ ना कुछ डैमेज होगा ही। राइट। तो सर्जरी केवल तभी की जाती है जब लगता है बेनिफिट मच मच मोर देन द रिस्क। ओके। रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व। ऑलराइट। तो अगर हम कोई ब्रेन हेमरेज में सर्जरी करते हैं या ट्रॉमेटिक इंजरी में सर्जरी करते हैं, कोई उसमें जब ब्रेन के अंदर ब्लड जमा हो जाता है, जैसे हम सबड्यूरल हेमरेज, एक्सट्राड्यूरल हेमरेज कहते हैं, तो जब बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है तब भी सर्जरी की जाती है। ओके। पर ऐसा करके ब्रेन पैरेन्काइमा को कभी भी कोशिश की जाती है कि नहीं छेड़ा जाए अनटिल वो ट्यूमर ना हो। वो तो खराब डैमेज पैरेन्काइमा हो गया है, ब्रेन का टिश्यू ही खराब हो गया है, वो एक तरह से आसपास के टिश्यू को भी खराब कर, तो उस समय ही निकाला जाता है। बाकी एक तरह स्ट्रोक और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में ब्रेन पैरेन्काइमा को या ब्रेन के टिश्यू को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की जाती। ओके, वेरी गुड सर। सर आम आदमी को कैसे पता चले कि स्ट्रोक आ रहा है या उसके क्या साइन और सिम्टम्स है? अगर जैसे मैंने अपने बात की थी कि अगर किसी को कुछ भी अचानक से आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी हो रहा है, तो वो स्ट्रोक हो सकता है। जैसे मेरा एक हाथ काम ना करे, मुझसे से ढक्कन नहीं खुला जा रहा है, अगर मुझसे लगता है मेरी आज पेन पकड़ रहा हूँ, पेन गिर रहा है बार बार, मैं लिखते लिखते अगर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, लगता है मेरा पेन बार से गिर जा रहा है, या बोलते समय लोगों को लग रहा है कि तुम आज साफ नहीं बोल रहे हो, चलते समय लगता है मैं लहक रहा हूँ, मेरा पैर सही काम नहीं कर रहा है, अगर मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊँगा, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, आज गाड़ी चलाते चलाते मुझे लगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट साइड का मुझे कुछ दिखाई ही नहीं, या मुझको लगता है कि हाथ में झुंझुनी आ रही है, ताकत तो ठीक है बट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और कुछ अजीब सा है। तो ये सब सडनली आउट ऑफ द ब्लू होने वाला कोई भी मोटर या सेंसी डेफिसिट जो बहुत सा इजीली आइडेंटिफाइबल हो, क्वांटिफाइबल हो कि भैया मुझको दिक्कत हो रही है, तो स्ट्रोक हो सकता है। नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करें अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि ये आपको मेजर डैमेज होने से रोकने का एक समय है। एग्जैक्टली। सर ये थ्रोम्बेक्टोमी और आईवी थ्रोम्बोलिसिस हर जगह अवेलेबल होती है हॉस्पिटल्स में? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये
कुछ चीज़ें हैं जिस पर अभी मैं कहूँगा मुश्किल से 10-15 साल ही होंगे जिस पर बात होने लगी है। जबकि आईवी थ्रोम्बोलिसिस एक तरह का इंजेक्शन होता है ओके। जो हम नस में देते हैं, जिससे जो हमारे ब्रेन में जो ब्लॉकेज बन गए, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्लॉट बन गया है, क्लॉट है, कि ब्रेन हेमरेज में आर्टरी फट के नस ब्लड जमा हो गया है तो क्लॉटेड ब्लड है, वहाँ हमें कोई थ्रोम्बोलिसिस की ज़रूरत नहीं है। पर हमारी जब इस्चेमिक स्ट्रोक है तो उस आर्टरी में ब्लड के क्लॉट्स बन गए हैं, वो जो ब्लॉकेज बना रहे हैं उनको गोलने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाएगा उसे कहेंगे इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस, ओके। जो 4.5 घंटे के अंदर दी जा सकती है सिर्फ। उसके लिए आपके पास इन हाउस सीटी स्कैन, एमआरआई, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन होना चाहिए, इसे कहता हूँ स्ट्रोक रेडी सेंटर। ओके। और अगर आपके पास अगर थम्बक्टमी चाहिए करना है जो 6 घंटे तक करते हैं, जिसमें एक तार के थ्रू जैसे हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं राइट। वैसे ही एक नस में जाके हार्ट को क्रॉस करके ब्रेन में जाके वहाँ पर जो ब्लॉकेज है उसको वहीं की वहीं थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं या उसको ब्लॉक को खोल देते हैं सक्शन के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। दे आर मल्टीपल ऑप्शन, या हम उसे रिट्रीविंग कैथेटर कहते हैं, ये सब कर देते हैं। उसका 6 घंटे का समय, मैक्सिमम उसको 8 घंटे कर सकते हैं। ओके। पर इसके लिए हमारे पास इन हाउस इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या व्यक्ति जो इसमें पारे रेडियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट जो इंस्ट्रक्ट कर सके प्रोसीजर होना चाहिए, कैथ लैब होनी चाहिए, ओके। और ये करने की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसके क्या हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं तो उसमें 2 से 5% रिस्क होती है कि कभी कभी आपने जो इंजेक्शन दिया उसने ज़्यादा काम कर दिया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो आपको न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, एक आईसीयू केयर की ज़रूरत है, 24 घंटे उसकी निगरानी की है कि जाने जी बीपी कंट्रोल में रहे, बहुत ऊपर ना जाए। तो मकटमी के दौरान भी हमको, क्योंकि वो प्रोसीजर है, कैथ लैब की ज़रूरत होगी, जो व्यक्ति इसमें दक्ष है वो होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस दौरान भी कुछ खतरे रहते हैं, मान ली उसके दौरान अब जब तक आप पहुँचे तब तक ही वहाँ दिक्कत बढ़ गई, क्लॉट बढ़ गया तो आईसीयू केयर। तो ये सब चीज़ स्ट्रोक रेडी सेंटर होते हैं, राइट। लिमिटेड जगह पे अवेलेबल होते हैं। इवन हमारे जो मेट्रोज होते हैं वहाँ भी थ्रोम्बोलिसिस की रेट 5 से 10% है। राइट। मतलब 10% लोग या 5% लोग को इस समय पे ये इलाज मिल पाता है। थ्रोम्बोक्टमी का रेट तो 1% के आसपास ही होता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अवेलेबिलिटी तो कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। थ्रोम्बोलिसिस की कॉस्ट अगर हम माने चलें, इंजेक्शन्स 40 से 50 हज़ार रुपये का पड़ता है। कहीं भी अगर एक गवर्नमेंट सेटअप छोड़ दें तो प्राइवेट में तो उसकी कॉस्ट अराउंड 50,000 से 1 लाख आपको उस इंजेक्शन और स्टे की कॉस्ट पड़ जाएगी। अगर थ्रोम्बोक्टमी की बात करते हैं तो कैथेटर की कॉस्ट 1.5 से 2 लाख आती है। तो अगर हम वो करवाने जाते हैं तो 3.5-4 लाख का खर्चा कैथ लैब में आ जाएगा मिला के, तो वो एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। 3.5 से 4 लाख हम लोग चार्ज करते हैं। पर गवर्नमेंट सेटअप में कुछ जगह होने लगी है, पर वो दिक्कत ही होती है गवर्नमेंट सेटअप में समय पे मिलना, सब कुछ समय पे हो पाना संभव नहीं है। और स्ट्रोक एक जैसे कहा, वो टाइम इस ब्रेन, अगर आप जितना समय खो देंगे नेक्स्ट डे होगा, नहीं हो पाएगा। इसके वेट में करेंगे तब तक तो शायद चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। और सर ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये हम जब कराते हैं तो उसके बाद इंसान नॉर्मल हो जाए बहुत जल्दी? स्ट्रोक में रिकवरी इज़ द रूल। अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं जितनी, इसलिए आपने फेथ हीलर सुना होगा, वो झाड़ा लगाते हैं लकवे का, तो कुछ स्मॉल स्ट्रोक है वो रिकवर करेगा, बड़ा है वो भी रिकवर करेगा। ओके। एक्सटेंड ऑफ रिकवरी चेंज होती है। ओके। तो अगर वो झाड़ा लगा रहा है वो भी ठीक इसलिए हो रहा है क्योंकि छोटा स्ट्रोक था, पर जिसको बड़ा स्ट्रोक है शायद उसको ठीक नहीं कर पाएगा वो। करेक्ट। तो वो डॉक्टर्स तो हमें जो रिकवरी का एक्सटेंड बढ़ाते हैं, जो दवाइयाँ होती है रिकवरी को हिसन करती हैं। इवन जो थम्बोलिसिस की बात करते हैं वो भी हमारा जो रिकवरी टाइम है वो 1/3 कम कर देती है। ओके। इमीडिएट रिकवरी किसी में संभव नहीं है। शायद कुछ हद तक हम कहें कि हम थम्बोक्टमी में कुछ इमीडिएट रिकवरी देख पाते हैं कि वो एकदम से ही क्लीन कर देती है आर्टरी को, बाकी किसी चीज़ में वो पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो इमीडिएट रिकवरी पॉसिबल नहीं है। रिकवरी रूल है, रिकवरी होगी 50% टू 99%। और जैसे ही मैंने कहा कि अगर वो घर का ब्रेड विनर था और वो इस काम का रह ही नहीं गया 50% रिकवरी की बात की, वो किसी को और खिला सके, वो खुद ही डिपेंडेंट हो गया, तो आपकी पूरी सोसाइटी पर या उस फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि समय पर ट्रीटमेंट दिया जाए, डैमेज को रोका जाए और रिकवरी का टाइम को कम किया जाए और रिकवरी के चांसेस बढ़ाए जाए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सर आजकल यंग जनरेशन्स में फोकस लॉस बहुत होने लगा है, एनजाइटी इश्यूज होने लगे हैं और ब्रेन फॉग हो जाता है लोगों का। सो ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है? देखिए ये सब कुछ मिक्स है। मतलब अगर जैसे हम कहें कि मैं परेशान हूँ, तो मैं परेशान बहुत हद तक ज़्यादा हो जाऊँगा, तो एक स्थिति आएगी जहाँ मैं बहुत हर चीज़ को लेकर परेशान होऊंगा, छोटी छोटी चीज़ को, तो एंग्जाइटी कहलाएगी। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी को हमेशा परेशान रहूँगा और बहुत ही रेस्टलेस हो जाऊँगा, तो वो पैनिक अटैक कहलाएगा। ओके। और ये कहीं ना कहीं हम जब मन से परेशान होंगे, डिप्रेस होंगे, नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे, ओवर थिंकिंग हो रही होगी, तो ये उससे कनेक्टेड होता है। तो यूजुअली ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। पर अगर ये आपको लगाता, ब्रेन फॉगिंग वही एक चीज़ है कि मैं बहुत अच्छा कन्फ्यूज़ हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ, बट इन डिसीजन में हूँ कि, या मैं अब ये इंडिसीजन में भी ये है कि मैं जानता हूँ कि मैं इंडिसीजन में हूँ, या मैं मेरे कंट्रोल में ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया हूँ। या एक कंडीशन होती है हम कहते हैं उसे कन्फ्यूजन स्टेट, डेलीरियम। मतलब हम अचानक से इतना परेशान हो गए कि हमें पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, क्या हूँ।
तो अगर ये आउट ऑफ द ब्लू हो रहा है तो इवन ये स्ट्रोक की निशानी हो सकती है। तो अगर ब्रेन फॉगिंग बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ द ब्लू है, पहले से कोई आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं था और मैं बहुत लगातार बना हुआ हूँ कन्फ्यूज़, तो हो सकता है वो आपके ब्रेन में कोई गड़बड़ी आई हो। राइट। तो इसलिए आपको ये चीज़ें देखनी है कि साइकोलॉजिकल इशू है, ज़रूरत से ज़्यादा बना हुआ है, या अचानक से आपको साइकोलॉजिकल इशू स्टार्ट चालू हो गए। मतलब मैं पहले ऐसी पर्सनैलिटी था नहीं, अब तब एकदम से चेंज हो गई है। तो हो सकता है ब्रेन के कुछ हिस्से में कुछ गड़बड़ी हो रही हो, जो आपको ये सब पैदा कर रही हो, जो ब्रेन के डैमेज की बीमारी हो, भले ही उसके सिम्पटम साइकोलॉजिकल आ रहे हैं। ओके। एंड इसके रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं सर? तो हम जैसे पैनिक अटैक्स की, आइए हम कन्फ्यूजन स्टेट की, हम कहीं ना कहीं थोड़े से इसे कहते हैं पर्सनली ट्रेट्स होते हैं ओके। आपके अंदर। शायद कुछ चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ लो, कोई बहुत बिंदास लाइफ जीता है, कोई बहुत रेस्टलेस होता है, कोई ट्रेन में 2 टिकट करा के जाता है, कोई एक बिना टिकट भी जाता है। तो अपनी पर्सनली ट्रेट्स होते हैं। तो अगर वो कई चीज़ जब आप एक्सपोज होते हो रिस्क फैक्टर्स को या लाइफ के स्ट्रेस वाले फेज़ में, तो वो ट्रेट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वो पर्सनैलिटी में जाते हैं। ओके। तो उस समय फिर आप ज़्यादा परेशान होते हैं। ये चीज़ कई बार कोप अप हो जाती है, वो स्ट्रेस आपका लगातार बना रहा, तो वो शायद आपकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड हो जाता है, और फिर आप जब ठीक फेज़ आती है तब भी नहीं छोड़ पा रहे होते। ओके। तो आप डबल चेक कर रहे होते हैं, हर चीज़ को परेशान हो रहे होते हैं, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये ओके। सही होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। ये इस तरह के थॉट्स आना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी साथ ही साथ चलते हैं। ऐसा बहुत ही कम हुआ कि व्यक्ति जो एंग्शियस है वो डिप्रेस ना हो, या डिप्रेस हो तो एंग्शियस नहीं हो। एक नहीं तो बाद में आ जाएगा, बाद नहीं तो वो आना ही है। ये ओके। केवल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पर जैसे हमने कहा कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की शुरुआत हो सकते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी कई बार ऐसे मानते हैं कि हम अगर एंग्शियस होंगे, पैनिक होंगे, डिप्रेस होंगे, तो स्लीप डिस्टर्बेंस होंगे। करेक्ट। स्लीप डिस्टर्बेंस होंगे तो वो भी हो सकता है। अगर आपको कुछ बड़ी बीमारी, पार्किंसंस की शुरुआत में कई बार आपके सिर्फ स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो मरीज रात में हाथ पैर पटकता रहता है, तो वो भी एक तरह की पार्किंसंस में होता है कि शुरुआत में वो आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर है। व्यक्ति सही से रात को पैर पटकता है, घर वाले आसपास वाले सोचते हैं कि ये बहुत मारता है, रात में बस में रेस्टलेस रहता है, ये तो वो भी एक तरह की शुरुआती लक्षण हो सकते हैं हमारी पार्किंसन की शुरुआत की। तो इसलिए हमको ये चीज़ें देखनी है कि वो किस तरफ जा रही हैं, लगातार हो रही हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव हैं, या सिर्फ वो थोड़ा-सा है और कभी परेशान करती, कभी परेशान नहीं करती, और हमें कोई और मेजर न्यूरोलॉजिकल इश्यू नज़र नहीं आ रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल इश्यू ही रहते हैं। ओके। अभी जैसे आपने सर पार्किंसन बोला, ऑब्वियसली एक ऑडियंस के लिए एक बार आप उसके लिए बेसिक डेफिनेशन दे पाएँ कि पार्किंसन क्या होता है? तो पार्किंसंस एक तरह की बीमारी है जिसमें हमको चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, इम्बैलेंस, अकड़न मतलब रिजिडिटी, ब्रैडिकार्डिया मतलब हम हर चीज़ स्लो करेंगे, और ट्रेमर ओके। और इम्पेयरमेंट ऑफ पॉस्चरल रिफ्लेक्स मतलब चांसेस हो कि मैं टर्न लूँ या रहूँ तो मैं गिर जाऊँगा। जैसे हम लोग कई बार चक्कर कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं अकड़न, कंपन, सुस्ती, धीमे चलना, झुक के चलना, इम्बैलेंस है, चक्कर आ रहे हैं, हाथों में कंपन आ रहे हैं, तो आप शायद पार्किंसन से पीड़ित हो सकते हैं। आप एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, क्योंकि एक बार पार्किंसन के प्रकार भी होते हैं, जिनके कई टाइप हैं, जिनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस सेम हैं, पर शायद उनकी प्रोग्नोस्टिकेशन फ़र्क है। कितने समय ओके। तक ट्रीटमेंट लेना है, कितना रिस्पॉन्स आएगा, ओके। कब हम ट्रीटमेंट को कितना तेज़ करें और कब तक ले जाएँ, या हम उसके बारे में ऑप्शंस लें। क्योंकि कुछ वैरायटी जो होती है पार्किंसंस की, उनमें इतना ट्रीटमेंट का लंबा समय इफ़ेक्ट नहीं रहता है, नहीं रहता है। और उनमें जो अदर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन और अदर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस हैं, वो भी इतने इफेक्टिव नहीं पाए गए हैं। तो इसलिए हमको देखना है कि किस तरह का पार्किंसंस है, और वो ओके। कब तक है, कितने दिनों से है, और उसका ट्रीटमेंट लेके कितना इफेक्ट आता है। तो ये सब चीज़ों पर आपको नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से तो मिलना ही होगा। ओके। एंड सर ये पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जहाँ बॉडी ट्रम्बल करती है? बॉडी ट्रेमर्स, रेस्ट उन्हें कहते हैं हम ट्रेमर्स कहते हैं, ट्रेमर्स तो ओके। रेस्ट ट्रेमर, हाथ पैर बैठे बैठे हाथ कांपेंगे, बहुत धीमे धीमे कांपेंगे। कई बार लगेगा शायद बुढ़ापे के कंपन हैं, पर वो अलग होते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही हाथ में होते हैं आमतौर पे। दोनों में भी हो सकते हैं, पर वो अलग वैरायटी में होते हैं। तो ओके। आपको लगता है कि व्यक्ति कांप कब रहा है, वो किस तरह कांप रहा है, कितने तेज कांप रहा है, उससे उसकी वैरायटी पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी वैरायटी ऑफ पार्किंसंस है, और पार्किंसंस है भी कि नहीं। कई बार वही मरीज हमारे साथ यंग लोग होते हैं कि ऐसा हमारे को कंपन है और हमें पार्किंसंस हो सकती है, हम कहते हैं नहीं ये ट्रेमर्स हैं, और ये मे बी एंग्जाइटी रिलेटेड इशू है, या तुम्हारा कुछ ट्रेमर्स की बीमारी है, या थायराइड की डिस्फंक्शन हो सकता है, ये पार्किंसंस नहीं है। तो इस तरह का आपको एक बार डॉक्टर से मिलना होगा, उस पर क्लैरिफिकेशन लेना होगा, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन रहेंगे तो सिर्फ हम अपनी समस्याओं को बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली। एंड ये क्या सिर्फ एज इशू होता है सर, या ओल्ड एज वालों को ही होता है? यूजुअली जो पार्किंसन का ऑनसेट होता है वो 60 प्लस में दिखा जाता है, जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिसीज़ कहते हैं, उसमें ऐसा देखा जाता है कि एक हाथ में कंपन हो, 60 के आसपास हो। अर्ली ऑनसेट भी होती है, पर अगेन वो अगर अर्ली ऑनसेट है, 50s में स्टार्ट हो गई, 45 में स्टार्ट हो गई है, तो उसकी कुछ फैमिली रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ जीन्स देखे गए हैं, उसमें कोई फैमिली हिस्ट्री भी देखी गई है, पर वो काफ़ी सारा न्यूरोलॉजिस्ट का डिस्कशन का एरिया है। पर आपको अगर कुछ भी लगता है, तो अगर आपको लगता है आपको सही आंसर नहीं मिल पा रहा है अपने फिजिशियन के लेवल पर, और आप कंफ्यूज हैं मुझे है या नहीं है, कौन सी वैरायटी है, क्या है, नहीं है तो ट्रीटमेंट लूँ कि लूँ या ले ना लूँ, तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें इसके बारे में।
All right, very good, sir. So now I'm moving towards the Alzheimer, sir. Alzheimer basically यही होता है या कोई अल्जाइमर्स एक डिफरेंस तरह है? की भूलने की बीमारी है। ओके। हम सब लोग भूलते हैं, तो हम भूल रहे हैं, तो मेमोरी लैप्सेस हो रहे हैं, हुँ, या हमें लगता है हम भूलते ही जा रहे हैं, भूलने की बीमारी है, मेमोरी हुँ, लॉस है। तो वो क्या इतना ज़्यादा है कि मेमोरी लॉस की, मैं उसे डिमेंशिया क्वालीफाई कर पाऊँ। तो डिमेंशिया क्वालीफाई मतलब मैं जो भूलने की बीमारी के साथ मुझे मेरे पहले के लेवल से कम होता जा रहा हूँ, साथ में मुझे लैंग्वेज इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं चीज़ों के नाम भूल रहा हूँ, चीज़ों को यूज़ करना भूल रहा हूँ, तब वो डिमेंशिया क्वालीफाई होगा। और उसमें सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है डिमेंशिया का, जो ट्रीटेबल ऑप्शन है, उसे ओके, अल्जाइमर्स कहते हैं। ओके, तो हम मेमोरी लैप्सेस है, मेमोरी लॉस है, डिमेंशिया है, ये अल्जाइमर्स है। ये सब के डिस्कशन के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है। भूलते ओके, हम सब लोग हैं, पर असली भूलने की बीमारी को ऐसा कहा जाता है इन ए प्रैक्टिकल वे कि अगर मैं भूल रहा हूँ और मैं ये भी भूल जाऊँ कि मैं भूलता हूँ, हुँ, तब वो भूलने की बीमारी है। अच्छा, मतलब ओके। मैं डिनायल में हूँ कि सर मुझे ऐसे ऐसे तो मैं भी भूल जाता हूँ सर, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को यहाँ जाना है, मैं भूल गया हूँ। हाँ, भूल गया हूँ, पर वो लैप्सेस है वो, कि मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम या हर हर स दैट्स द रीज़न। हर कोई चाहता है कि मैं 20-30 चीज़ें काम करूँ, और शायद मैं 20-30 चीज़ों के ऊपर उतना ही एक्टिव रहूँ या उतना ही काम कर पाऊँ जितना मैं सभी में करना चाहता हूँ। हुँ, वो संभव नहीं होता, शायद वो नहीं हो पाता दिमाग में, और हम कहीं उसको रजिस्टर ही नहीं कर पाते कि राइट। आपने एक फ़ोन इधर अटेंड किया, आपने इधर एक बात की और फिर उसके बाद भूल गए। ये तो यंग लोगों में बड़ी दिक्कत है सर ये आजकल। मल्टीटास्किंग का है। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूल रहा हूँ, तो आप एक अ, हुँ, नोट डाउन करिए कि ये वर्क टू डू हैं, या मुझे राइट, इम्पोर्टेंट है तो इसमें कर लूँगा या ये कल करूँगा। क्योंकि ऐसा होगा करेक्ट। कि आप मेमोरी लैप्सेस तो होंगे, पर आपको याद आ जाता है। कई बार होता है कि मैं भूला तो था, कल भूल गया था यार, आज उसका कॉल आता है तो मैं कहता हूँ नहीं मैं भूल गया था, राइट, आई मेड ए मिस्टेक, मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ। पर अगर वो मेमोरी लॉस है तो शायद वो बढ़ता ही जाएगा कि मैं पहले भूल रहा था, पर मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाना भूल रहा हूँ। मैं वो नहीं पढ़ा पाता हूँ जो पहले ईज़िली पढ़ा लेता था। करेक्ट, मुझको खुद पता है कि मैं भूल रहा हूँ ऐसी चीज़ें कि जो मैं ईज़िली कर लेता। तो शायद वो मेमोरी लॉस हो सकता है, शायद वो एक बीमारी हो सकती है। तो एक बार डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। एंड ये जनरली अल्जाइमर्स 50 प्लस एजेस के बाद दिखता है ज़्यादा? 60 प्लस ही देखा जाता है, इवन जो ओके, 30 के स्प्रिंग तो आते 80 प्लस ही दिखते हैं ओके, आउट ऑफ इंडिया। पर अल्जाइमर्स में बात इसलिए की जाती है क्योंकि शायद वो एकमात्र ट्रीटेबल वैरायटी ऑफ डिमेंशिया है। उसमें कई और वैरायटी हैं हुँ, जिनको उतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी नहीं हैं। जितनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हुँ, इफेक्टिव मिले हैं, वो अल्जाइमर्स के ही मिले हैं। ओके, जो बात की जा रही है या जितना भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो हुँ, अल्जाइमर्स के लिए कर रहे हैं। अभी एक एंटीबॉडी भी आई है जो अर्ली ऑनसेट और अर्ली पार्ट ऑफ अल्जाइमर्स में देते हैं, जिससे उसकी प्रोग्रेशन रुक जाता है। शायद हम रोक पाएँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रेन घिस रहा है, सूख रहा है, ट्रोफी हो रही है, वर्ड हुँ, एट्रोफी सुना होगा। तो हुँ, हमारा सर्टेन एरिया ऑफ ब्रेन विच वहाँ हमारी मेमोरी स्टोर होती है, जो हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो शायद अफेक्ट हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो शायद उस चीज़ को हम रोक पाएँ, रिवर्स कर पाएँ, तो इसलिए भी दवाइयाँ भी आ रही हैं। तो बहुत कुछ किया जा रहा है अल्जाइमर्स पे, जो राइट, मोस्ट कॉमन टाइप है। और वैरायटी है, उनमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम अवेलेबल हैं, जो इंडिया में बहुत कॉमन है, जिसे कहते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया। हुँ, ब्रेन के अंदर छोटे-छोटे क्लॉट बनते रहते हैं। हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इंडिया में खासकर बीड़ी स्मोकिंग जो रहती है, हुँ, उनमें काफ़ी तकलीफ। उनको बीपी, शुगर कुछ नहीं, सिर्फ वो स्मोकर हैं और उनके ब्रेन में छोटे-छोटे क्लॉट बन रहे हैं। वो हमारे पास लैंड अप होते हैं, तो कहते हैं साहब ये भूल गए हैं, पेशाब कपड़ों में कर लेते हैं, इनको प्रोस्टेट है, चल नहीं पाते, इनको पार्किंसन है। हम कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, इनको ब्रेन के छोटे क्लॉट के कारण ये इस स्थिति में आ गए। ओके, तो उसे कहते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया। ओके, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है अल्जाइमर्स की अपेक्षा। और उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन सिर्फ ये है कि हम उसके जो रिस्क फैक्टर्स को करेक्ट करें, स्मोकिंग बंद करें, और शायद सिर्फ उसकी लाइफ को बेटर करने की कुछ दवाई दे सकते हैं। तो ओके, और क्योंकि अल्जाइमर्स वाली दवाइयाँ उतनी इफेक्टिव नहीं होती, कुछ मदद करती हैं आपकी बिहेवियर इशू को करेक्ट करने में, आपके हुँ, गुस्से को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं कि चेंज ऑफ अच्छा पर्सनैलिटी हो गुस्सा जाता भी है। आता है इसमें? चेंज ऑफ पर्सनैलिटी हो जाता है। ओके, एक वैरायटी उसे कहते हैं, हम लोग डिमेंशिया कहते हैं, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, ओके, एफटीडी कहा जाता है। उसके बारे में उसकी खास वो जो 50 के आसपास स्टार्ट हो जाता है। और उसका जो सबसे कॉमन वेरिएंट होता है कि वो उसमें बिहेवियर वेरिएंट होता है, मतलब अचानक से चेंज ऑफ पर्सनैलिटी हो जाएगा। जो व्यक्ति बहुत चुप था, वो गुस्सैल हो गया है, वो बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड जाता है, बहुत ज़्यादा जुआ खेलने लगा है, शराब पीने लगा है, ऐसे काम करने लगा है जो ऑब्सीन है। हुँ, तो हो सकता है उसको बीमारी हो, ना कि वो अचानक से पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। ओके, अगर कोई व्यक्ति किसी को अचानक से चेंज ऑफ पर्सनैलिटी हुआ है, वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, और आपका कोई हुँ, नियर एंड डियर वन है और वो समझ नहीं पा रहा, उसको बीपी शुगर भी नहीं, आपको लगे कि भाई कुछ और है, एक बार राइट। डॉक्टर से मिले, शायद उसको कुछ ऐसी वेराइटी और ऐसी इलनेस हो रही है जिसका कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है, या हम कुछ उसके बारे में जानकारी देकर उसको ठीक कर सकते हैं। एंड सर जैसे मैं अपनी पर्सनालिटी चेंज की बात की, ये जनरली लोगों में आ जाता है, माता आ जाती है, भूत आ जाता है, ये आ जाता है, एंड ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर होता है? एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसे हम कहते हैं डिसोशिएटिव डिसऑर्डर। डिस डिसोशिएटिव कन्वर्जन मतलब हम लोग डिसोशिएट हो गए, हमने मान लिया कि हम माता हो गए इस समय, तो इसलिए हम बिहेव करने लगते हैं, उसे डिसोशिएट कहते हैं। ओके, पर्सनली डिसोशिएट हो जाती है। तो हम ऑलराइट, लोग मानते हैं कि माता आ गई इसलिए माता आ गई, क्योंकि अगर फिर वो ऐसा नहीं होता, हम हुँ, ऐसा बिलीव करते हैं, उसमें बहुत सारा हमारा
रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी होता है, बिलीफ भी होते हैं रिलीजियस, उसको ब्रेक करना ईजी नहीं होता, क्योंकि वो बाकी चीज़ें लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बाकी समय ठीक रहते हैं। जब उनको राइट। जब एक एनवायरनमेंट मिलता है, माता के गीत होते हैं, जगराता होता है, तो अचानक से वो फील कर लेते हैं कि हमको ये हो रहा हो है, रहा और है। उस समय वो फिर वो लोगों को शायद अटेंशन सीकिंग भी वाला एस्पेक्ट भी आता है कि वो लोग उनसे ज़्यादा बातचीत करते बातचीत हैं करते और हैं। कहते हैं कि ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। पर इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ओके। और कहीं न कहीं उसमें दोनों को ही, जो रिलीजियस ट्रीट। एस्पेक्ट वाले लोगों को अलग-अलग में अच्छा लगता है, और वही मरीज़ को भी शायद अटेंशन सीकिंग मिलती है इसलिए रहता ओके। है। पर क्योंकि आप कभी नहीं देखेंगे कि जिसको माता आती है वो बहुत एक्सेल कर रहा है, अगर वो माता का इतना पछा है तो वो उसको लाइफ में एक्सेल बिल्कुल, करना चाहिए। बिल्कुल सही है। एंड सर जैसे ये आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन में लग जाते हैं एंड उसके कारण बहुत चीज़ें भूल जाते हैं या उनको कहीं न कहीं एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होने लगा है इन चीज़ों से? बहुत ज़्यादा खेलना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, खासकर मोबाइल खेलना, क्योंकि हमने देखा लाइफ में देखना और सीखना बड़ा ज़रूरी है। आप देखने से बहुत सीखते हैं, सुनने से बहुत सीखते हैं। राइट। जब से बच्चे मोबाइल और जो ये बने-बनाए गेम्स हैं, इनमें देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। आज की डेट में तो लोग माँ-बाप कहने लगे, तुम टीवी देख लो, हुँ। मोबाइल छोड़ दो। राइट। पहले हम थे, हमें पिटते थे कि हम खेलने के लिए मत जाओ, तुम घर में आके पढ़ो। अब करेक्ट। घर वाले छोड़ के आ रहे हैं कि खेल के आओ, जाके राइट। क्रिकेट खेलो। क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है, आपका फिज़िकल वेल-बीइंग होना, फिज़िकली फिट होना, दोस्तों से मिलना, इंटरैक्ट करना, अपने पुराने दोस्तों से मिलना, आपके मेंटल वेल-बीइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है। तो आपको राइट। कोई फिज़िकल गेम में इन्वॉल्व होना, कोई हॉबी में इन्वॉल्व होना, कुछ दोस्तों से मिलना, हुँ। हो सकता है आपको उन दोस्तों के साथ मिलके कोई ढंग की बात भी ना करें, पर करेक्ट। आपके लिए शायद वो एक बहुत ही स्ट्रेस बस्टर होगा, राइट। डिटॉक्स हो जाएँगे आप। एग्ज़ैक्टली। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों से मिलें, कलीग से मिलें, जिनसे आप बात कर सकते हैं। वो लगता हो कि बातें कोई काम की नहीं, पर आपको शायद कहीं न कहीं वो आपको स्ट्रेस रिलीज़र हैं, डिटॉक्स कर रही हैं, आपको आराम करने में मदद कर रही हैं। आप शायद हुँ। हो सक उनसे बात कर लेते हैं, बेहतर नींद सोते हैं। राइट। बेहतर नींद सोते हैं, आप अगले दिन प्रोडक्टिव होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटररिलेटेड है। सर आपको कभी लगा है आपके पेशेंट्स में से कि उसने रिकवरी बहुत फास्ट की बिकॉज समहाउ उसका सोशल लाइफ अच्छा था या नियर बाय फैमिलीज अच्छी थी जिससे उसकी रिकवरी फास्ट हुई जी, या बिल्कुल फैमिली सपोर्ट तो बड़ा ज़रूरी है। हम्म, हमने भी कई और हमारे मरीज़ हैं जिनको होता है, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप समय देंगे, हमने हेड इंजरी की बात की कि कई रिकवरी में समय लगता है, अगर फैमिली डेडिकेटेड रहती है तो हमने मरीज़ को रिकवर होते देखा है जो हमने सोचा भी नहीं था। जब मैंने 2014 में ज्वाइन किया था अंसल हॉस्पिटल, तब एक केस हुआ था बीना में, कोई चलती गाड़ी से एक लड़की को धक्का दे दिया गया था। ओके तो वो काफ़ी इंजरी थी, काफ़ी इंजरी हाइप था, और इनिशियली लग रहा था कि शायद बचेगी भी नहीं। मीडिया भी इन्वॉल्व था, डॉक्टर उस समय जो सीएम साहब थे वो भी आया करते थे। 1 डेढ़ महीना चला, पर शी रिकवर्ड वेल एंड ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल। वेरी तो गुड ये समय लगे, पैसा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जैक्टली कहीं न कहीं हुआ कि उसको जो समय लगा, पैसा वो गवर्नमेंट ने वेव करा ऑफ कर दिया है, वो मैंने पे किया, तो इसलिए हमारी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। जब तक ये लग रहा था कि शायद वो ट्रेन से गिरी है, बचाना भी संभव नहीं होगा, कुछ शायद कुछ हुआ था ट्रेन में, कुछ मिसहैप, और वो धक्का दे दिया गया था, तो वो मैं बड़ा हाइप हो गया था। पर हमने देखा कि वो उसकी रिकवरी हुई, और ऐसे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं। जब आप देखो कि यंग लड़कियों को हेड चोट लग गई, आपको लग रहा था कि कभी नहीं होगा, और यू कैन सी वॉकिंग अराउंड अ ईयर और मे बी अनदर 2 ईयर। दैट्स तो ग्रेट रिकवरी अच्छी होती है, स्ट्रोक में भी रिकवरी अच्छी होती है। हमारी कुछ पेशेंट हैं बहुत बेहतर रिकवर किए हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें हमको लगता है कि पेशेंट, एक बड़ा इंस्टेंस है, एक यंग लड़की थी, उसको मैंने एक बार प्रेज़ेंट भी किया था हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर, अरे कि वेरी गुड उसको उसको ये था कि उसको 6 महीने पहले, मान के चलो मैं 2022 की या 23 की बात है, जून में उसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू होते हैं, वो उल्टियाँ करने चालू कर देती है, उसको पेट वाले डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट देते हैं, वो ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद 2 महीने बाद उसको फिर सेम प्रॉब्लम हो जाती है, वो अचानक इतना थूकने में निकलने में दिक्कत होती है कि वो थूक के गुब्बारे बना रही होती है, तो साइकोलॉजिकल माना जाता है। ओके समहाउ मैं उस हॉस्पिटल में था, और उन्होंने कहा कि सर आप देखो, उनके फादर मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा नहीं ये प्रॉब्लम है आपको। अल्टीमेटली एक बीमारी होती है, कहते हैं हम न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, ब्रेन के कुछ हिस्से में डैमेज बन जाते हैं। एक बार तो सर फिर बोलिएगा प्लीज़ क्या न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, ओके ये एक तरह की मल्टीपल स्क्लेरोसिस डीमल्टिंग डिसऑर्डर की बहन है। उसी ओके का एक तरह की बीमारी है। उसके कुछ मेडुला, एक ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो हम निगलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ डैमेज था, इसलिए वो निगल नहीं पाती, चल भी नहीं पाती थी थोड़ा, क्योंकि ब्लैक चलती थी, लगता है कि साइकेट्रिक है, कि वो चक्कर से आते हैं उसको। ओके वो थूक इतना निकल पाती कि वो थूक के गुब्बारे बनाती थी, कि वैसे मुंह में गुब्बारे बनाती थी। शी रिकवर्ड वेल। वेरी गुड बैतूल की एक छोटे एस्पेक्ट थी, समहाउ उसको बिलीव था हम पर, तो स्टेड विद अस फॉर अराउंड 2 और 3 मंथ, उसको एक दवाइयाँ दी गई, आज बिल्कुल नॉर्मल है, ऑलमोस्ट अभी वेरी भी गुड आती है, बिल्कुल नॉर्मल आती है। वेरी गुड सर मतलब ऐसे पेशेंट्स की स्टोरी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सर कि हाँ मतलब आज भी फेथ है डॉक्टर्स में और जिससे बेसिकली ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाता है उनका अभी न्यूरोलॉजिस्ट तो शायद हम कहते हैं अब थोड़ी सी अनटच्ड ब्रांच ही है। अभी मेट्रोज़ में तो फिर भी मान के चलते हैं 20-25 साल से, अभी हम जैसे भोपाल, इंदौर, टियर 3 सिटी में, इंदौर में फिर भी थी अवेलेबिलिटी, भोपाल में तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी। शायद हम जैसे राइट 10-15 साल में माने तो अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है, अवेयरनेस भी बढ़ी है,
और ऑप्शंस भी बड़े हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बड़े हैं। लोगों की शायद थोड़ी मेंटली भी चेंज हुई है कि हम अगर करेंगे ट्रीटमेंट तो हम रिकवर होंगे और नॉर्मल सी आएगी। एग्जैक्टली। एंड सर, ये आप मतलब एक क्वेश्चन था मेरा कि आपके हिसाब से मेमोरी लॉस का अर्ली सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको लगता है मेमोरी डिस्फंक्शन या कुछ में लैप्सेस हो रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लाइफ को एक थोड़ा अरेंज करें, ओके। मल्टीटास्किंग रोकें। अगर लगता है हम लगातार भूल ही रहे हैं तो हम उसको नोट डाउन करें। हम उतनी ही चीज़ें एक बार में करें जितनी हम संभाल सकते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते भाई, वन बाई वन। आपने काफ़ी देखा होगा लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं एक बार में एक बात करेंगे। राइट। वो दैट्स अ वे ऑफ डूइंग इट। आप Correct. नहीं ज़रूरी है कि मैं 10 लोगों की बात एक साथ सुनूं और 10 के कर दूं। तो आप करिए, मेरे से नहीं होगा भाई, मैं इतना ही कर पाऊंगा, वन बाय वन आई विल डू। राइट। और या आप स्लॉट डिसाइड कर लें कि इतनी देर में इतना काम करूंगा। और Correct. मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में अपने आप को एक परेशानी में घेर लें, परेशान हों, नींद को ख़राब करें, फिर एक दवाई लें या अल्कोहल लें और फिर हम एक कॉम्प्लिकेट होकर अपनी लाइफस्टाइल का पूरा बेड़ा गर्क करें, वो ठीक नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड सर, ये स्लीप का बेसिकली अपनी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब नींद, अच्छी नींद अगर आपको आ रही है तो आप शायद लाइफ में सेटल्ड हैं। तो अगर आपको अच्छी नींद आती है तो आप धनी हैं, आपने कुछ कमाया है जो आपके पास है। हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी मिला है। क्योंकि स्लीप हमको डिटॉक्स करती है, तो एक ग्लिम्फेटिक सिस्टम होता है कि हम जब सोते हैं तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के टॉक्सिन निकल जाते हैं। ओके। तो अगर आप किसी भी कारण से सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस के कारण नहीं सो पा रहे हैं, या आपको सांस की बीमारी है, जैसे कहते हैं हम खर्राटे की बीमारी कहते हैं, वैसे उस कारण नहीं सो पा रहे हैं, नेक्स्ट डे आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। आपको बैठे बैठे नींद आएगी, लोग कहेंगे बैठे बैठे सोता है, पर एक्चुअली आपकी नींद डिस्टर्ब इसलिए आप बैठ के सोते हैं। जैसे कहते हैं हम EDS, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। ओके। और आप इसलिए सो रहे हैं क्योंकि रात को नहीं सो पाए, इसलिए दिन में बैठ के नींद आ जाती है। और उसके कारण आप प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि आप जो करेंगे वो समझ में नहीं आएगा। Right. मैं भूलने लगता हूँ तो मैं भूलने की बात आ जाती है। राइट। फिर मैं उसमें गड़बड़ियाँ करने लगता हूँ तो आप कहीं ना कहीं लेवल से कम हो रहे हैं। राइट। तो ये आपकी ब्रेन फॉगिंग हो जाती है कि मैंने क्या कहा था, पूरा ही भूल गया। तो ये सब चीज़ें सिर्फ एक नींद प्रॉपर ढंग से ले लेने से आपकी सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। इसलिए आप अपनी नींद को इम्पोर्टेंस दें। लेट नाइट मोबाइल, लेट नाइट जागना अगर ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आप ऐसे सिस्टम में नहीं हैं जहाँ नाइट जागना, नाइट शिफ्ट करना कंपलसरी है, तो ना जागें। नींद लें पूरी समय, 8 घंटे की नींद लेना, 9 घंटे की लेना। ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी 9 घंटे की नींद ले, किसी को 6 घंटे में ठीक होता है तो ओके। 6 घंटे की, पर वो प्रॉपर स्लीप ले, उस सर, दौरान मोबाइल ना चलाए। मेरा एक ये क्वेश्चन था कि आप मुझे एज वाइज बताएं कि एक इस एज पैरामीटर्स में इतनी स्लीप साइकिल होना इम्पोर्टेंट है इस एज। तो यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो तो 12 घंटे से ज़्यादा सोते हैं। जो छोटा बच्चा होता है तो Right. छोटे हम एक जो एडल्ट की बात करें तो 8 से 9 घंटे काफ़ी हैं। ओके। 6 से 8 घंटे भी काफ़ी हैं। हर एक किसी को होता है, कुछ लोग सोते हैं 12 बजे पर 6 बजे जाते हैं, उनकी लाइफ सेटल वैसी ही है। ओके। पर आपको वो सूदिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठूँ तो मुझको नहीं थका, मैं थका हुआ हूँ। राइट। तो अगर आपका ब्रेन कंफर्टेबल है उतनी स्लीप के साथ, सोइए। पर सिर्फ इसलिए कम ना सोएं कि मेरे को कम सोने से काम चलता है। मैं अगर कुछ बहुत प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे सिस्टम में नहीं हैं, आप पुलिस में नहीं हैं, आप लेट नाइट जग रहे हैं, आप हॉस्पिटल में नहीं हैं, होटल में जहाँ नाइट शिफ्ट करनी ही होती है, या ऐसी किसी फैक्ट्री में काम नहीं नाइट, तो अगर नाइट शिफ्ट नहीं करनी है तो नाइट ना जागें। ओके। केवल वो टीनेजर्स में होता है कि हम रात जागेंगे, रात पढ़ेंगे, वो ठीक है। पर एक एडल्ट जो आपको मालूम है नेक्स्ट डे अपना काम करना है, तो प्रॉपर नींद लें, तो उससे लाइफ नॉर्मल रहेगी, बेहतर रहेगी, और उसी से आपको आधी समस्याओं का अंत हो जाएगा। सर, बेसिकली क्योंकि हमें लगता है, स्पेशली मुझे लगता है कि 8 घंटे तो मुझे सोना चाहिए, क्योंकि होता ही है कि उठने के बाद बहुत ज़्यादा जैसे आपने बताया थकान सी लगती है, या लगता है कि नींद ही पूरी नहीं हुई है, फिर वो दिन एकदम डीजी से जाता है, आराम से स्लो जाता है। इसलिए ये भी एक बड़ा सिस्टम है कि हम लेट सोते हैं बड़े। हम्म। तो ये भी देखा गया है कि पहले अगर आप जल्दी सो जाएंगे, मतलब 9-10 बजे सोते हैं, और 6-7 बजे आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी, 9 घंटे की नींद हो चुकी है आपकी। करेक्ट। पर अगर हमने सोने का नहीं कि हम सोएंगे 2 बजे और फिर शायद हम 8 घंटे 10 बजे सोएंगे, तो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि शायद हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है उसके हिसाब से। ओके। तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी है। टाइम पर सोएं, समय पर उठें, समय पर जागें। अब 12-2 बजे जागेंगे तो फिर काम तो अफेक्ट होगा ही अफेक्ट होगा। करेगा ये, बिल्कुल सही है सर। सर, लेट्स स्टार्ट फॉर अ क्विक क्वेश्चन है फॉर अस। एक मिथ बताना है आपको जो बेसिकली स्ट्रोक के बारे में जो अक्सर सोचते हैं। स्ट्रोक के बारे में मिथ है कि वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ट्रीटमेंट लेंगे तो नॉर्मल रिकवरी होगी। लोग ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट होता नहीं, रिकवरी होती नहीं। ट्रीटमेंट होता है, पूरी रिकवरी हो सकती है, पर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर डायग्नोस करिए, तो सब कुछ संभव है। वेरी गुड सर। क्या हेडेक के लिए बार बार सिटी स्कैन कराना ज़रूरी है? अगर आपको माइग्रेन, तो एक बार CT स्कैन, ये बात पक्का करने के लिए कि हम कुछ और से डील नहीं कर रहे हैं, काफ़ी है।
पर हमको बार बार सीटी स्कैन तब कराना पड़ सकता है या हमें एमआरआई भी करानी पड़ सकती है जब हमको लगता है कि हमारा चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ द हेडेक है। हमारा सर दर्द था, पहले कुछ घंटों में चला जाता था, दवाई से चला जाता था, आज 3 दिन हो गए गया ही नहीं है। वो पहले मुझे उल्टियाँ नहीं होती थी, उल्टियाँ हो रही हैं। पहले मेरे आधे सर का होता था पर पीछे की तरफ हो रहा है। तो चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ पैटर्न, चेंज ऑफ सीवियरिटी और नॉन रिस्पॉन्डर टू द यूजुअल ट्रीटमेंट, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको दोबारा एमआरआई या सीटी स्कैन करना पड़ेगा। पर अगेन ये डिसीजन आपके ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिस्ट का होगा। आप उससे मिलें, अपनी समस्याएं डिस्कस करें, तो उसके बारे में बेटर एक्शन ले पाएंगे। ओके, खुद से डिसाइड करना नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं उसका। वेरी गुड। क्या नींद के बारे में हमारा ब्रेन श्रिंक होने लगता है सर? शिंक का तो पता नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है, क्योंकि वो हम एमआरआई करेंगे, फिर डायग्नोस करेंगे, फिर बताएंगे कि शिंक हो रहा है कि नहीं। वो इससे है कि ये इससे जरूर से ज़्यादा है। पर ब्रेन नींद पूरी नहीं होगी तो ब्रेन अफेक्ट तो ज़रूर होगा, और अफेक्ट होगा तो वो शिंक भी जल्दी होगा। इसलिए हमें नींद पूरी करना, जैसे हमने बताया, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, डिटॉक्स करता है। प्रॉपर नींद लीजिए। आपको नींद से बढ़िया कोई दवा नहीं है। अगर आप अच्छी नींद सोते हैं, आप परेशान हैं, ओवर थिंकिंग है, सो जाएंगे तो आधी समस्याएं सुबह ख़त्म ही मिलती हैं। इसलिए आप पूरा सोएं, नींद बहुत बड़ी दवा है। वेरी गुड सर। टीनेजर्स के लिए सर स्क्रीन टाइम लिमिट आप क्या सजेस्ट करेंगे? इस पर काफ़ी डिबेट की जा सकती है, कोई पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अपनी बात कहेंगे, पर लेकिन मेरा ये कहना, उतनी ही रखें जितनी ज़रूरत है। ओके, अब हमें कहेंगे कि बहुत स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन हो रही है? टीवी स्क्रीन फिर भी चलेगी शायद, राइट। मोबाइल स्क्रीन और टैबलेट से बड़ा प्रॉब्लम है, ओके, क्योंकि वो उसमें वो गेम्स हैं, उसमें वो चीज़ें कर रहे हैं कि जो उनकी ज़रूरत नहीं है, और उनके बिना उनकी लाइफ थोड़ी श्रिंक होती जा रही है, वो वहीं उसमें अटके हुए हैं। गेम्स वो वाले खेल रहे हैं, तो फिजिकल गेम खेलें, टीवी पर मैच देखें, टीवी पर मूवी देखें, सब परिवार के साथ बैठ के मूवी देखें, तो कांटेक्ट बनेगा, कांटेक्ट बिल्डिंग होगी। मैं अपना सोलो देखूंगा, ये मैं अपना वो देखूंगा, मी टाइम बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये शो टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि आप फैमिली टाइम दें, वो ज़्यादा जरूरी है। उसको लिमिटेड रखें। परेशानी ये भी हो गई है कि शायद सब लोगों की पढ़ाई, यहाँ तक भी बच्चों की पढ़ाई भी टैबलेट्स के थ्रू होने लगी है, तो वो राइट। बड़ा एक दिक्कत है कि माँ बाप उसको रोकें कैसे। और एग्जैक्टली, लॉकडाउन ने और इस दौरान तो ये और एकदम रैम्पेंट हो गया, एग्जैक्टली, सडन सर्ज आया कि रोक नहीं पाया कोई इसको। राइट। सो समहाउ जितना हम स्क्रीन टाइम कम रख सकते हैं उतना रखें। वेरी गुड सर। सर ऐसी कोई 4 हैबिट्स बताइए जो ब्रेन को हेल्दी रख सकती है। समय पे सोएं, समय पे खाएं, घर का बना खाएं, और कोई भी एडिक्शन ना करें। वेरी गुड सर। सो जनरली ब्रेन हेल्दी रखने के लिए ये सजेशन। सर कोई डाइट प्लान जो बेसिकली आपके हेल्दी ब्रेन के लिए आप सजेस्ट करेंगे? अगेन, घर का बना खाएं, खुशी से खाएं, जो बना है उसे खुशी से लें, और शायद ही ऊपर वाले को धन्यवाद करें कि जो मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको उनके बाद वो भी नहीं मिल पाता है। तो आप जो मिल रहा है उसे खुशी से लें, क्योंकि जो है वो अच्छा है। वेरी गुड सर। हर एक के टेस्ट बड अलग होते हैं, हो सकता है वो आपके टेस्ट बड अलग हैं, वो अच्छा ना लगता हो, पर जो घर का बना खाना है वो ही सबसे अच्छा है। जंक फूड कितना भी खा लें आप, एक लिमिट के बाद थक जाते हैं। रेस्टोरेंट का खाना कितना ही खाने के लिमिट के बाद थक जाते हैं। तो आपको घर का बना पौष्टिक खाना जो आपको अच्छा लगता है, माँ के बने का हाथ का खाना, बीवी के हाथ का बना खाना खाएं, खुश रहें। Very good, sir. And I'm really, really thankful to you, sir, that you have come to the podcast and we have talked too much about it. And there is just so much of knowledge, so much of the information we have got from this podcast. And I believe we have talked on many aspects. हमने एपिलेप्सी के बारे में बात की, हमने माइग्रेन के बारे में बात की, हमने पार्किंसन के बारे में बात की. There are many topics I believe it's gonna help the audience too much about it because ये ऐसे बहुत सारे सर क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स जनरली आपसे आके पूछ नहीं पाते होंगे वो 3-4 मिनट या 2-3 मिनट की मीटिंग पे. एंड जब ये जनरली उनके सामने पॉडकास्ट वो सुनेंगे तो आई होप कि वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज कर पाए. एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल्स टू यू दैट यू हैव गिवन सो मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू द ऑडियंस. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.